अचानक बंद हो गई। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, मानो वह किसी गहरी सोच में डूबी हो। एक क्षण बाद उसने विक्रांत को गौर से देखा और गंभीरता से पूछा, अगर मैं तुम्हें पता बता दूं तो क्या तुम उन्हें कोई नुकसान पहुंचाओगे? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके लोग हमें नुकसान पहुंचाएंगे या नहीं। विक्रांत ने उसके प्रश्न का सीधे उत्तर नहीं दिया, बल्कि रहस्यमय ढंग से बोला, हालांकि ये भी एक तरह का उत्तर था, जब तक आपके लोगों के मन में कोई गलत इरादा नहीं है तब तक हम शांतिपूर्वक से अस्तित्व में रह सकते हैं। लेकिन यदि आपके लोग ही सबसे पहले दुर्भावनापूर्ण विचार मन में लाते हैं तो हम चुपचाप बैठकर मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। गायत्री की आंखें हल्की सी झपक उठीं और एक लंबी चुप्पी के बाद उसने धीरे से अपने बालों की एक लट को कान के पीछे किया और धीरे से कहा, ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है, मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूँ। विक्रांत के पास इन लोगों से मिलने की अपनी इच्छा थी। एक और वह ये देखना चाहता था कि इन लोगों में क्या क्षमताएं हैं जो ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां किसी भी क्षण उनकी जान जा सकती है। दूसरी ओर वह उनका उपयोग गौतम पटेल के ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के लिए भी करना चाहता था। आखिरकार ऐसी जगह पर रहने से वे अनिवार्य रूप से अधिक संवेदनशील हो जाएंगे, और यदि कोई अजनबी व्यक्ति अचानक सामने आ जाए तो वे निश्चित रूप से सावधान हो जाएंगे। मेरे पीछे आओ, गायत्री ने इस बिंदु पर कहा। रास्ते में सभी ने अपना परिचय दिया और एक दूसरे की परिस्थितियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की। पता चला कि इस गुट में ज्यादा लोग नहीं थे, कुल मिलाकर केवल 35 लोग थे। लेकिन इन व्यक्तियों को कम मत आंकिए। जो लोग ऐसे स्थान पर जीवित रह सकते हैं वे सभी असाधारण रूप से सक्षम हैं। उनमें से 10 डिवाइन पावर यूजर हैं। उनमें से गायत्री का भाई भी डिवाइन पावर यूजर स्तर 3 है। शेष 9 में से 3 डिवाइन पावर यूजर स्तर 2 हैं और 6 डिवाइन पावर यूजर स्तर 1 हैं। बाकी 25 लोग सभी गॉड चोजन हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे इस खतरनाक जगह पर जीवित रहने में सक्षम थे। बातचीत के दौरान विक्रांत को यह भी पता चला कि इन लोगों ने यहाँ रहने का फैसला क्यों किया। कारण ये था कि वे ज़ॉम्बी को मारना चाहते थे। इन सभी लोगों के रिश्तेदार ज़ॉम्बी के हाथों मारे गए थे, इसलिए वे उनसे पूरी तरह घृणा करते थे। विशेष रूप से गायत्री का भाई। जिस दिन उसकी और उसकी प्रेमिका की शादी होने वाली थी, प्रलय आ गया और वह असहाय होकर देखता रहा कि उसकी प्रेमिका के आंतरिक अंगों को एक ज़ॉम्बी ने फाड़ डाला। वह कुछ भी करने में असमर्थ था। यह उनके जीवन का दर्द था और इस प्रकार उन्होंने इस छोटी सी टीम का गठन किया। मूलतः वे साधारण लोगों का एक समूह थे और सर्वनाश में जीवित रहना उनके लिए अत्यंत कठिन हो गया था। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक रात बारिश हो रही थी और वे पानी इकट्ठा करने के लिए छत पर गए थे। उस रात जिस किसी ने भी वर्षा का पानी पिया वह गॉड चोजन में परिवर्तित हो गया। अचानक मिली शक्ति ने उन्हें और अधिक आत्मविश्वास से भर दिया। जीवित रहते हुए उनमें धीरे धीरे बदला लेने की इच्छा विकसित हो गई। उनमें से केवल एक छोटे से हिस्से ने ही सत्ता हासिल करने के बाद इस खतरनाक जगह को छोड़ने का फैसला किया। हालांकि अधिकांश लोगों ने वहीं रुककर ज़ॉम्बीज़ को मारने का विकल्प चुना। बाद में विक्रांत को यह भी पता चला कि गायत्री को कैनिबल ने क्यों पकड़ लिया था। आज सुबह उन्होंने 10 लोगों की एक टीम भेजी। उनका मूल मिशन केवल आपूर्ति का परिवहन करना था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उनका सामना कैनिबल से हुआ। परिणामस्वरूप उनमें से किसी को भी नहीं बख्शा गया। वे सभी कैनिबल द्वारा पकड़ लिए गए। बाकी 9 लोग भी कैनिबल का भोजन बन गए। केवल गायत्री ही बच पाई क्योंकि कैनिबल का पेट भर गया था। उसके बाद उसकी मुलाकात विक्रांत से हुई। जब वह ये बात कह रही थी तो गायत्री के चेहरे पर आंसू बहने लगे। विक्रांत को अभी भी वे खोपड़ियां याद थीं जिनके साथ 3 मीटर लंबा कैनिबल खेल रहा था। वे उसके साथी थे। विक्रांत आगे बढ़ा और धीरे से गायत्री की पीठ थपथपाए। मृतकों को वापस जीवित नहीं किया जा सकता, तुम्हें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जब तुम भविष्य में और अधिक शक्तिशाली हो जाओ तो उनसे बदला लेने के लिए और अधिक कैनिबल को मार डालो। गायत्री ने अपने आंसू पोंछे और जोर से सिर हिलाया। हाँ, मैं उनसे जरूर बदला लूंगी। उसकी निगाहें दृढ़ थीं और उसने अपनी छोटी मुट्ठियां भींच लीं। दूर 100 मीटर ऊंची इमारत पर दूरबीन लिए एक व्यक्ति उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। इस व्यक्ति का शरीर सूजा हुआ था और उसकी खुली त्वचा ऐसी थी जैसे उसे जला दिया गया हो तथा उस पर दांतेदार गड्ढे हो गए हों। उसने विक्रांत और अन्य लोगों को लाशों को हटाते हुए आगे बढ़ते देखा। उसकी नज़र समूह से हटकर गायत्री पर चली गई। उसके चेहरे पर एक भयानक भाव प्रकट हुआ। इन सब से अनजान विक्रांत और अन्य लोग गायत्री के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहे। कुछ ही देर में वे एक भूमिगत पार्किंग स्थल पर पहुंच गए। हम यहाँ हैं, हम उन्हें यहाँ से होकर ढूंढ सकते हैं। क्या आप भूमिगत पार्किंग गैराज में रहते हैं? विक्रांत ने उत्सुकता से पूछा। बेशक, ये शहर का केंद्रीय क्षेत्र है जो ज़ॉम्बी से भरा है। केवल इस तरह के भूमिगत स्थान ही हमारे रहने के लिए उपयुक्त हैं और यहाँ कई रास्ते हैं, इसलिए हम ज़ॉम्बी के जाल में नहीं फंसेंगे। दूसरी बार सोचने पर यह वास्तव में एक उत्कृष्ट छिपा हुआ स्थान था।
जीवित रहने के दृष्टिकोण से यह अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था, जिसमें कम से कम दर्जनों रास्ते थे जिससे वे लाशों से घिरे होने पर भी सुरक्षित रूप से पीछे हट सकते थे। इसके अलावा यह अत्यंत एकांत और विशाल था, इसलिए शोर से लाशों के आकर्षित होने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। गैराज का प्रवेश द्वार कारों से अवरुद्ध था। गायत्री ने कुशलता से एक कार का दरवाजा खोला, फिर दूसरी तरफ से बाहर निकलकर दूसरी कार में प्रवेश किया। पता चला कि वाहनों को बहुत ही अजीब तरीके से व्यवस्थित किया गया था, जिससे एक भूलभुलैया जैसा रास्ता बन गया था। इससे प्रभावी रूप से लाशों और बाहरी लोगों को प्रवेश करने से रोका गया। ये देखकर विक्रांत को गायत्री के भाई में कुछ दिलचस्पी हो गई। यहाँ लोगों के एक समूह का नेतृत्व करने के लिए उसके पास कुछ असाधारण गुण होने चाहिए। अब सभी लोग बिना किसी हिचकिचाहट के गायत्री का अनुसरण करते हुए लगातार कारों के बीच से गुजरते रहे। 10 मिनट बाद ही वे अंततः आखिरी कार से बाहर निकले। संपूर्ण कार भूलभुलैया लगभग 5000 कारों से बनी थी, जो एक विशाल कार्य था। गैराज से बाहर निकलने के बाद 2 रास्ते थे। एक रास्ता B2 स्तर की पार्किंग की ओर जाता था और दूसरा B3 स्तर की ओर। हालांकि B3 स्तर पहले से ही पानी में डूबा हुआ था। जैसे ही विक्रांत B2 स्तर के मार्ग की ओर चलने वाला था, गायत्री ने उसे जल्दी से वापस खींच लिया। अरे, यूं ही मत भटको। विक्रांत रुक गया और आश्चर्य से गायत्री को देखा। केवल एक ही रास्ता है, अगर इस तरफ नहीं तो क्या हमें पानी में चलना चाहिए? उनके आश्चर्य के लिए गायत्री ने एक जानकार मुस्कान प्रकट की और धीरे से कहा, यह दूसरा अवरोध है जिसे मेरे भाई ने डिजाइन किया है। इसके साथ ही गायत्री ने जमीन से बजरी का एक टुकड़ा उठाया और उसे बलपूर्वक B2 स्तर की ओर फेंक दिया। जैसे ही बजरी जमीन पर गिरी, खाली जगह में एक तीखी आवाज हुई। गूंज के बीच छत से एक विशाल चट्टान गिरी और ठीक उसी स्थान पर गिरी जहां पहले बजरी गिरी थी। ये देखकर सबकी सांस रुक गई। अगर वे अनजाने में वहां से गुजर जाते तो इतना बड़ा पत्थर उन्हें जरूर कुचल देता। अब तुम्हें पता चल गया है ना? गायत्री ने ताली बजाई, धूल झाड़ते हुए, और गर्व से कहा। तो फिर हम जलमार्ग से चलें? विक्रांत ने फिर पूछा। मेरे पीछे आओ। इस पानी से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है, और अगर तुम गलत रास्ता अपनाओगे तो तुम अंदर डूब जाओगे। ये कहते हुए गायत्री ने विक्रांत की ओर अपना हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें पार ले चलूंगी। अध्याय 302 लाश दानव नाम परिवर्तन के बाद विक्रांत ने हाथ बढ़ाकर उसका गर्म, चिकना, पतला हाथ पकड़ लिया। फिर विक्रांत ने भी विद्युत नगर को खींचा। विद्युत नगर ने फिर दूसरों को खींचा और सभी ने हाथ जोड़कर एक पंक्ति बना ली। जब सभी लोग तैयार हो गए तो गायत्री सबसे पहले पानी में चली गई। विक्रांत उसके पीछे पीछे चल रहा था। पानी बर्फ की तरह ठंडा था और ठंडक दे रहा था। उसके सामने खड़ी गायत्री स्पष्ट रूप से कांप रही थी। ये देखकर विक्रांत ने सीधे उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। तुम रास्ता दिखाओ और मैं तुम्हें पार ले चलूंगा। गायत्री स्पष्ट रूप से चौंक गई और फिर उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया, जिससे विक्रांत ने उसे उस तरह पकड़ लिया। फिर विक्रांत आगे बढ़ता रहा और जल्द ही उसका पूरा शरीर पानी में डूब गया। गायत्री ने इशारा किया और विक्रांत उस दिशा में तैर गया। कई बार विक्रांत ने बाहर निकलने के रास्ते देखे, लेकिन गायत्री ने संकेत नहीं दिया कि वे ऊपर जा सकते हैं, इसलिए विक्रांत तैरना जारी रखा। थोड़ी देर बाद गायत्री ने अचानक विक्रांत को थपथपाया और ऊपर की ओर इशारा किया। विक्रांत ने ऊपर देखा और एक संकरी जगह, जिसमें से एक व्यक्ति गुजर सकता था, दिखाई दी। विक्रांत ने गायत्री को, जो उसकी बाहों में थी, ऊपर की ओर उठा लिया। उसने ऊपर चढ़ने का अवसर लिया। जैसे ही विक्रांत ऊपर जाने वाला था, ऊपर से गायत्री उसकी मदद के लिए आगे बढ़ी। बिना किसी हिचकिचाहट के विक्रांत ने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया और पानी की उछाल का उपयोग करते हुए सीधे ऊपर की ओर छलांग लगा दी। शीर्ष पर पहुंचने पर विक्रांत ने एक छिपी हुई दुनिया की खोज की। यह अभी भी तीसरा बेसमेंट स्तर था, लेकिन प्रवेश द्वार के साथ छेड़छाड़ की गई थी। उन्होंने ईंटों और पत्थरों से रास्ता अवरुद्ध कर दिया था, फिर इस क्षेत्र को पानी से भर दिया था, मानो किसी स्विमिंग पूल की आधी छत को बंद कर दिया गया हो। इस पूरे पूल में केवल एक ही प्रवेश द्वार था। इससे पहले जो भी अन्य प्रवेश द्वार उन्होंने देखे थे वे सभी नकली थे। जल्द ही सभी लोग ऊपर चढ़ गए। विक्रांत गायत्री को देखने से खुद को रोक नहीं सका और तुरंत ही वह अपनी आंखें नहीं हटा सका। पानी के कारण उसके सारे कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे। उसका सुंदर शरीर पूरी तरह से उजागर हो गया था, यहाँ तक कि उसके कपड़ों की सामग्री के कारण भी कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र अस्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। विक्रांत की निगाहों को देखते हुए गायत्री को एहसास हुआ कि उसने खुद को उजागर कर दिया है। उसने तुरंत शर्म से लाल होते हुए विक्रांत की ओर पीठ कर ली। विक्रांत ने भी तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और तुरंत अपने स्थान से साफ कपड़े का एक सेट निकाला और उसे पीछे से उसके ऊपर डाल दिया। धन्यवाद, गायत्री ने मच्छर की भिनभिनाहट जैसी धीमी आवाज में कहा। विक्रांत ने स्पष्ट रूप से नहीं सुना, उसने बस उसके कपड़े ठीक करने में मदद की जब तक कि कुछ भी दिखाई नहीं देने लगा, फिर वह रुक गया।
इस दौरान गायत्री का चेहरा पके लाल सेब जैसा हो गया था। विक्रांत को अपने दिल में उत्साह की लहर महसूस हुई। हालांकि चूंकि यहाँ बहुत सारे लोग थे, इसलिए विक्रांत ने कोई अन्य कदम नहीं उठाया। जल्द ही विक्रांत ने कपड़ों के 25 और सेट निकाले और सभी को वितरित कर दिए। सभी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कपड़े ले लिए और बदल लिए। इससे गायत्री चौंक गई। विक्रांत सीधे उसके सामने आया और उसका सिर अपनी छाती से दबा लिया। जब तक सभी ने अपने कपड़े नहीं बदल लिए तब तक उसने जाने नहीं दिया, फिर वह अपने कपड़े बदलने चला गया। गायत्री कृतज्ञता से भरी हुई थी, फिर भी शर्मिंदा भी थी, इसलिए वह केवल अपना सिर नीचे करके प्रतीक्षा कर सकती थी। चलो ठीक है, जाओ। विक्रांत के कपड़े बदलने के बाद ही गायत्री ने राहत की लंबी सांस ली। विक्रांत की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई और अपना सिर नीचे झुकाए आगे बढ़ गई। जैसे ही गायत्री कई चक्करों से गुजरी, सभी की दृष्टि उज्ज्वल हो गई। कुछ प्रकाश कुओं से तहखाने में प्रकाश की झलक मिलती थी। यद्यपि यहाँ अंधेरा था, फिर भी वे चीजें स्पष्ट रूप से देख सकते थे। बेशक इनमें से किसी भी बात का विक्रांत पर कोई असर नहीं पड़ा। उसकी आंखें अंधेरे में भी साफ देख सकती थीं। विक्रांत ने धीरे धीरे अपने आसपास का दृश्य देखा। छाया में आकृतियां छिपी हुई थीं, वह उन्हें सावधानी से देख रहा था। ये लोग किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार थे। विक्रांत गायत्री के पास गया और फुसफुसाया, अपने लोगों से कहो कि वे कोई कदम न उठाएं। गायत्री ने विक्रांत को आश्चर्यचकित भाव से देखा और असमंजस में पूछा, तुम्हें कैसे पता कि यहाँ लोग हैं? तभी गायत्री जोर से चिल्लाई, भाई जल्दी बाहर आओ, वे बुरे लोग नहीं हैं। कुछ ही देर बाद भीड़ में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ, फिर वह धीरे धीरे उनकी ओर चला। विक्रांत ने इस व्यक्ति को देखा। ये व्यक्ति सुंदर था और उसमें एक परिष्कृत किंतु खलनायक जैसी छवि थी। हालांकि उसकी कलाई पर दांत का निशान इतना गहरा था कि हड्डी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह हाथ पहले से ही काला पड़ना शुरू हो गया था। जल्द ही उसने अपनी जेब से दस्ताना निकाला और अपने हाथ पर लगे दांत के निशान को पूरी तरह ढक लिया। उसी समय वह उनके सामने आ पहुंचा। वह सबसे पहले गायत्री के पास गया और चिंता से पूछा, क्या तुम्हें चोट लगी है? ये स्पष्ट था कि वह सचमुच अपनी छोटी बहन की परवाह करता था। भाई मैं ठीक हूँ, विक्रांत ने मुझे बचा लिया। अगर वो न होता तो तुम अपनी प्यारी बहन को कभी नहीं देख पाते। गायत्री ने उसकी बांह पकड़ ली और नखरे दिखाते हुए कहा। तभी उस आदमी ने विक्रांत की ओर देखा, फिर उसने गायत्री का सिर हिलाया और फिर वहां चला गया। उसने अपना बिना दस्ताने वाला हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मेरी बहन को बचाने के लिए धन्यवाद। मैं कपिल हूँ। विक्रांत ने अपना हाथ हिलाया। हालांकि हाथ मिलाने के दौरान कपिल ने विक्रांत के प्रति कुछ शत्रुता दिखाई। उसने अपने हाथ में अपनी शक्ति को सक्रिय कर दिया और विक्रांत की ताकत का आकलन करने का प्रयास किया। विक्रांत ने अपना बल प्रयोग करते हुए उपहास किया। तुरंत ही कपिल का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया और ठंडा पसीना निकल आया। हे, हमारी पहली मुलाकात में तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी पकड़ अटूट थी। कपिल ने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि चाहे वह कितनी भी ताकत लगा ले, वह अपने सामने वाले व्यक्ति को 1 इंच भी नहीं हिला सकता। यह अवश्य जानना चाहिए कि वह एक दिव्य शक्ति उपयोग करता था, स्तर 3। तो फिर उसके सामने खड़े व्यक्ति में किस स्तर की शक्ति थी? कपिल की कल्पना करने की हिम्मत नहीं हुई। उसने जल्दी से कहा, मेरी बहन को बचाने के लिए धन्यवाद विक्रांत। मैं भविष्य में आपका यह एहसान जरूर चुकाऊंगा। उन्होंने यह बात बहुत ईमानदारी से कही और उनकी सारी पिछली अवज्ञा गायब हो गई। मजाक कर रहे हो? जब किसी का सामना अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर से हो तो असंतोष दिखाना मौत को दावत देने के बराबर होगा। ये देखकर विक्रांत ने उसका हाथ छोड़ दिया। कपिल को तुरंत राहत महसूस हुई। उसने जल्दी से अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया, क्योंकि वह हाथ अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। क्या मैं पूछ सकता हूँ विक्रांत, आप ऐसी जगह पर क्यों हैं? कपिल ने शांत भाव से पूछा। हम यहाँ किसी को ढूंढने आए हैं। विक्रांत ने इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं समझी और सीधे सीधे कह दिया। ओह, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि विक्रांत किसे ढूंढ रहे हैं? शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। विक्रांत मुस्कुराया, एक फोन निकाला जिसमें गौतम पटेल की वर्तमान तस्वीर दिखाई दे रही थी। कपिल जब उसने फोन देखा तो वह थोड़ा चौंक गया, क्योंकि वह लंबे समय से यहाँ बिजली के बिना रह रहा था। एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को दोबारा देखकर स्वाभाविक रूप से कुछ भावुकता हुई। उसने धीरे से फोन उठाया और फोटो में दिख रहे व्यक्ति को देखा। लेकिन जब उन्होंने फोटो में उस व्यक्ति का रूप स्पष्ट रूप से देखा तो उनका पूरा व्यवहार बदल गया। कॉप्स डेमन, तुम वास्तव में कॉप्स डीमंस हो। कपिल ने जबरदस्ती फोन विक्रांत की ओर फेंका और साथ ही अपने पीछे से एक खंजर निकाला। विक्रांत ने जल्दी से फोन पकड़ लिया। यह एकमात्र फोन था जिसमें गौतम पटेल की तस्वीर थी। अगले ही पल कपिल खंजर लेकर हमला करने आया। ये दृश्य बहुत अचानक हुआ और अन्य लोगों ने समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी।
लेकिन विक्रांत ने ऐसा नहीं किया। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी पड़ गई और उसके हाथ में एक गोलाकार बिजली का बोल्ट दिखाई दिया। अध्याय 303 कपिल का रहस्य। जैसे ही गोलाकार बिजली चमकी, पूरा भूमिगत पार्किंग स्थल तुरंत चमक उठा। सभी लोग आश्चर्य से कपिल को देख रहे थे, लेकिन जब उन्होंने उसे विक्रांत पर हमला करते देखा तो वे सभी घबरा गए। नहीं, गायत्री चिल्लाई। उसकी आंखें फड़क रही थीं, धीरे धीरे आंसू भी बह रहे थे। लेकिन इस आवाज से वह रुका नहीं, बल्कि वह और भी अधिक उन्मत्त हो गया और विक्रांत पर टूट पड़ा। तुम मौत को बुला रहे हो। विक्रांत ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और गोलाकार बिजली तेजी से चमक उठी। टकराना। गोलाकार बिजली के हमले के तहत कपिल पूरी तरह से नष्ट हो गया। भाई। गायत्री जल्दी से कपिल की हालत देखने के लिए दौड़ी। इस बार मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अगर तुमने मुझे फिर से हाथ डालने की हिम्मत की तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम यहां से जिंदा नहीं बचोगे। आखिरकार विक्रांत ने उसे फिर भी नहीं मारा। आखिरी क्षण में उन्होंने अपनी कुछ ऊर्जा वापस ले ली। इस आघात से उसे अधिक से अधिक कुछ दिनों तक पीड़ा होगी। कपिल जमीन पर हिंसक रूप से संघर्ष कर रहा था, काफी देर बाद ही शांत हुआ। गायत्री पहले से ही रो रही थी और जब उसने देखा कि उसका भाई ठीक है, तभी उसने राहत की सांस ली। भाई, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने रुंधे गले से पूछा। खांसी। कपिल कुछ बार जोर से खांसा, फिर अपने हाथ से खुद को सहारा दिया और धीरे धीरे उठकर बैठ गया। क्या आप कॉर्प्स डीमंस हैं? इस कठिन परीक्षा के बाद कपिल भी शांत हो गया। कॉर्प्स डेमन क्या है? विक्रांत ने ये नाम पहली बार सुना था और वह थोड़ा उलझन में पड़ गया। लगता है तुम सच में नहीं हो। मैं अभी बहुत ज्यादा उत्तेजित था। कपिल ने अपनी बहन की तरफ देखा और आगे कहा, मुझे उठाने में मदद करो। गायत्री ने जल्दी से उसे उठाया, फिर लंगड़ाते हुए विक्रांत के सामने खड़ा हो गया। कपिल ने गहराई से झुककर कहा, मुझे अभी नहीं मारने के लिए धन्यवाद। कारण समझे बिना आप पर हमला करना मेरी गलती थी। फिर कपिल ने कॉर्प्स डेमन के बारे में बात करना शुरू कर दिया। कॉर्प्स डीमन ज़ॉम्बी और मानव दोनों हैं। वे ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित हैं, लेकिन उनके पास मानवीय विचार और स्मृतियां हैं। लेकिन वे ज़ॉम्बी से भी ज्यादा घृणित हैं। इन कॉर्प्स डीमंस का दिमाग धीरे धीरे खा लिया जाएगा और अंततः वे शैतानों में बदल जाएंगे जो सिर्फ मारना जानते हैं। उसका परिचय सुनकर विक्रांत का दिल गले में आ गया। उनके अनुसार गौतम पटेल पहले ही कॉर्प्स डेमन बन चुका है और घर से भागने का कारण यह था कि वह जानता था कि वह अपना दिमाग खोने वाला है। वह दूसरों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने घर छोड़ने का फैसला किया। क्या इन कॉर्प्स डीमंस को बचाने का कोई तरीका है? विक्रांत ने उत्सुकता से पूछा। कपिल ने कड़वी मुस्कान दी, अपना सिर हिलाया और कहा, उस समय मेरे मन में भी आपके जैसा ही विचार आया था। मैंने एक कॉर्प्स डेमन को पकड़ा था और उसकी दयनीय स्थिति देखकर मैं नर्म दिल था और उसे जाने दिया। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस निर्णय से हम सभी की मृत्यु हो जाएगी। उस कॉर्प्स डेमन के जाने के अगले दिन वह कई अन्य कॉर्प्स डीमंस को लेकर आया। उस लड़ाई में हमने अपने आधे लोगों को खो दिया। कपिल ने अफसोस जताया। उसकी बात सुनकर विक्रांत को अंततः समझ में आया कि गौतम पटेल की तस्वीर देखकर वह इतना उत्तेजित क्यों हो गया था। उसी समय उन्हें एक जानकारी भी मिली। इस शहर में न केवल लाशें और कपिल जैसे लोग थे जो लाशों को मारने के लिए रुके थे, बल्कि कॉर्प्स डेमन भी थे जो ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित थे लेकिन पूरी तरह से लाश में नहीं बदले थे। यहाँ तक कि नरभक्षी भी, जिनका अस्तित्व नहीं होना चाहिए, प्रकट हो गए थे। शहर में इतनी गहराई तक जाने का यह उसका पहला ही दिन था और उसे पहले ही बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा था। वह सचमुच सोच रहा था कि क्या उसे ऐसे और भी जीव मिलेंगे जिनका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। विक्रांत ने धीरे धीरे चिंता का संकेत दिखाया। जिस व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हैं वह संभवतः कॉर्प्स डेमन बन गया है। मैं आसपास के कॉर्प्स डेमन गढ़ों को जानता हूं और मैं आपको वहां ले जा सकता हूं। हालांकि मुझे आशा है कि आप इन सभी कॉर्प्स डेमन को खत्म कर सकते हैं। कपिल हमेशा से इन कॉर्प्स डीमंस को खत्म करने का सपना देखता था। पहले उसमें इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन विक्रांत की शक्ति का अनुभव करने के बाद यह आवेग फिर से जाग उठा। वह जानता था कि विक्रांत और अन्य उसकी बहन के रक्षक थे और उसे बिना किसी आरक्षण के विक्रांत की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन इन कॉर्प्स डीमंस को खत्म करने के लिए वह केवल यही कर सकता था। वह विक्रांत की दयालुता का बदला बाद में चुका सकता था यदि उसे मौका मिलता। कपिल ने विक्रांत की ओर आशा भरी निगाहों से देखा। उसे डर था कि कहीं वह मना न कर दे। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। विक्रांत स्वाभाविक रूप से कपिल के विचारों को जानता था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। वास्तव में अगर उसने कुछ नहीं कहा होता तो भी विक्रांत ने इन सभी कॉर्प्स डीमंस को मार डाला होता। वजह सिर्फ एक थी, वे अब इंसान नहीं रहे। विक्रांत हमेशा एक बात पर पूरा यकीन रखता था, अर्थात जो लोग मेरी तरह के नहीं हैं वे निश्चित रूप से भिन्न विचार वाले होंगे। इसलिए भविष्य में आने वाली परेशानियों से बचने के लिए वह निश्चित रूप से इन परेशानियों को पहले ही जड़ से खत्म कर देंगे। कपिल तुरंत उत्साहित हो गया।
उसने विक्रांत को जलती आंखों से देखा और कहा, अच्छा, मैं तुम्हें अभी वहां ले चलता हूँ। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह लगभग जमीन पर गिर गया। विक्रांत जल्दी से उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ा। ऐसा करते हुए उसने अपना बायां दस्ताना उतार दिया। इस बार विक्रांत ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। काटने का निशान बहुत स्पष्ट था और काटने के निशान के आसपास की रक्तवाहिकाएं काली हो गई थीं, जिससे यह विशेष रूप से विशिष्ट हो गया था। कपिल ने जल्दी से अपना दस्ताना वापस पहन लिया। फिर उसने उदासीनता से कहा, लगता है हम आज नहीं जा सकेंगे। विक्रांत ने उसे उठने में मदद की और काटने के निशान का जिक्र नहीं किया। लेकिन विक्रांत के दिल में पहले से ही एक कड़ा जवाब था। यह जख्म गौतम पटेल के शरीर पर लगे जख्म जैसा ही था। उसे भी शायद किसी ज़ॉम्बी ने काटा था। उसे पता ही नहीं चला कि उसे कब काट लिया गया। गॉड चोजन स्वाभाविक रूप से ज़ॉम्बी वायरस के प्रति प्रतिरक्षित होते हैं, इसलिए उनमें काली रक्त वाहिकाएं नहीं होती, जब तक कि उन्हें उसी समय किसी ज़ॉम्बी ने काट न लिया हो जब वे गॉड चोजन बन गए थे। यदि उसका शरीर बपतिस्मा से पहले ज़ॉम्बी वायरस से क्षतिग्रस्त हो जाता तो यह निशान रह जाता। एक और संभावना यह भी थी कि वह धीरे धीरे कॉर्प्स डेमन में भी विकसित हो रहा था। कपिल ने विक्रांत को अपराधबोध से देखा। ये देखकर कि उसने उसकी हथेली के बारे में नहीं पूछा, वह निश्चिंत हो गया। गैराज में रोशनी कम थी, इसलिए ऐसी बारीकियों पर ध्यान देना मुश्किल था। कपिल केवल इसी तरह से खुद को सांत्वना दे सकता था। साथ ही उन्होंने मन ही मन खुद को बहुत लापरवाह होने के लिए दोषी ठहराया। उसे क्या पता था कि उसका रहस्य विक्रांत को पहले ही पता चल चुका था। हाँ, अगर ऐसी बात है तो जब तुम ठीक हो जाओगे तब चलें। विक्रांत ने ऐसे कहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, लगता है यही एक रास्ता है। फिर तो मुझे तुम सबको एक रात यहीं रुकने के लिए परेशान करना पड़ेगा। कपिल के बोलने के बाद उसने गायत्री से उसे जाने में मदद करने को कहा। उनके आसपास के कपिल के अधीनस्थ भी धीरे धीरे तितर बितर हो गए। केवल विक्रांत और उसके 25 लोग ही बचे। बिग ब्रदर विक्रांत, हमें क्या करना चाहिए? क्या हम सचमुच एक दिन यहीं इंतजार करेंगे? विद्युतनगर ने कुछ बेचैनी से कहा। चूंकि हमें सुराग मिल गया है, इसलिए एक दिन इंतजार करना उचित है। आज रात लोगों को बारी बारी से पहरा देने की व्यवस्था करो, हर समूह में कम से कम 2 लोग। हमें अपनी सतर्कता कम नहीं करनी चाहिए। विक्रांत को हमेशा कपिल के बारे में संदेह रहता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकता था। चिंता मत करो बिग ब्रदर विक्रांत, मैं आज रात खुद पहरा दूंगा। कुछ नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। विद्युतनगर ने अपनी छाती थपथपाए और वादा किया। अध्याय 304 सौंपना। सभी को आराम करने के लिए जगह मिल गई। कुछ ही देर में गायत्री 2 लोगों के साथ आया। वह विक्रांत के सामने खड़ी थी। उसकी मुस्कुराहट बहुत सुंदर लग रही थी। अन्य 2 लोग इंस्टेंट नूडल्स का एक बैग पकड़े हुए दूसरों की ओर बढ़े। दोनों को जाते देख गायत्री का चेहरा खुशी से चमक उठा। दादा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। इस पर उसके हाथ, जो उसकी पीठ के पीछे थे, विक्रांत के सामने लहराए। आलू के चिप्स का एक बैग, यूएचए कैंडीज का एक बैग और ओरियो कुकीज का एक बैग। संभवतः ये यहाँ की अच्छी बातें थीं। विक्रांत मुस्कुराया और उन्हें लेने के लिए आगे बढ़ा। फिर उसने एक थैला खोला और खाना शुरू कर दिया। यद्यपि उसके पास ऐसी बहुत सी चीजें थीं, फिर भी उसने उनका तिरस्कार नहीं किया। गायत्री ने अपनी स्कर्ट को ठीक किया और स्वाभाविक रूप से विक्रांत के बगल में बैठ गई। अपनी थोड़ी को अपने हाथों पर टिकाए और मोहित भाव से विक्रांत को खाते हुए देखने लगी। क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? विक्रांत ने एक कुकी निकाली और उसे गायत्री के मुंह के पास रखा। गायत्री मुस्कुराई, अपना छोटा सा मुंह खोला और कुकी को काट लिया। क्या आप आमतौर पर छोटी लड़कियों का पीछा इसी तरह करते हैं? गायत्री ने खाना चबाते हुए धीमी आवाज में पूछा। आमतौर पर वे मुझे खाना खिलाते हैं। हम शेखी बघार रही हो। हालांकि गायत्री ने यह कहा, उसका चेहरा खिल उठा था। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? ये कहते हुए विक्रांत ने एक और कुकी उठाई और उसे गायत्री के मुंह से लगा दिया। गायत्री ने उसे काटा, फिर आधा काट लिया। क्या तुम मेरी ओर इशारा कर रहे हो? ये कहते हुए उसने बचा हुआ आधा हिस्सा विक्रांत के मुंह पर रख दिया। इस तरह यह माना जा सकता है कि हमने किस किया है। विक्रांत ने शरारत से मुस्कुराते हुए सीधे उसके होंठ काटे और फिर उसे चौंकाते हुए उसे अपनी बाहों में खींच लिया। गायत्री चिल्लाई, लेकिन जब तक उसने प्रतिक्रिया दी, वह पहले से ही विक्रांत की बाहों में थी। उसने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। ये पहली बार था जब वह विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति के साथ इतने निकट संपर्क में थी, और उसका दिल घबराए हुए हिरण की तरह धड़क रहा था। अपनी बाहों में कोमल नाजुक शरीर को महसूस करते हुए विक्रांत उसे चूमने से खुद को रोक नहीं सका। वह गायत्री के सुंदर चेहरे को देखता रहा, धीरे धीरे विचारों में खो गया। उनकी आंखें मिली, एक क्षण के लिए भी वे नजरें नहीं हटा सके। क्या मैं सुंदर हूँ? गायत्री की आंखें कोमल प्रकाश से भरी थीं, जो उसे देख रही थीं।
खूबसूरत। विक्रांत की नज़रें उस पर टिकी थीं और अंततः प्रलोभन का विरोध न कर पाने के कारण वह धीरे से उसकी ओर झुका। गायत्री को शर्म की एक और लहर महसूस हुई, लेकिन इस बार उसने नज़रें नहीं हटाईं, बल्कि उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, धीरे धीरे प्रतीक्षा करने लगी। उनके होंठ धीरे धीरे मिले। गायत्री का नाजुक शरीर कांप उठा, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। उसने अजीब तरह से विक्रांत के स्नेह को स्वीकार कर लिया। काफी समय बाद दोनों अनिच्छा से अलग हो गए। गायत्री सांस लेने के लिए हौंफ रही थी, उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था और वह विक्रांत की ओर सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, नहीं बोलने की हिम्मत कर पा रही थी। मेरे साथ घर चलो। अज्ञात समय के बाद विक्रांत ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। गायत्री भी काफी हद तक शांत हो गई थी, उसकी सांस भी सामान्य हो गई थी। विक्रांत की बातें सुनकर उसने जोर से सिर हिलाया और भाग गई। पीछे हटते हुए व्यक्ति को देखकर विक्रांत को खुशी महसूस हुई। दैनिक अंक जमा, अंक जोड़ 3000। रात शांतिपूर्वक बीत गई। कपिल जल्दी जाग गया। एक डिवाइन पावर यूजर के रूप में उसकी रिकवरी क्षमता बहुत मजबूत थी और वह सिर्फ एक रात के बाद इष्टतम स्थिति में लौट आया था। हाँ, विक्रांत, कल रात अच्छी नींद आए। बस यहाँ रात में बहुत अंधेरा है और हवा नम है। जिन्हें इसकी आदत नहीं है उन्हें लाल चकत्ते पड़ सकते हैं और बहुत खुजली हो सकती है। कपिल के आते ही उसने आपस में बातचीत शुरू कर दी। कोई बात नहीं, अब मुझे इस माहौल में कहीं भी सोने की आदत हो गई है। विक्रांत ने भी कुछ विनम्र शब्द कहे। ये तो अच्छी बात है। चून की कोई समस्या नहीं है तो चलो नाश्ते के बाद चलते हैं। कपिल लोग कुछ फूले हुए खाद्य पदार्थ लेकर आए थे, लेकिन उनमें से अधिकांश इंस्टेंट नूडल्स थे, जो सभी पोषण रहित चीजें थीं। हाँ, विक्रांत ने बाहर बहुत गरिष्ठ खाना खाया होगा। हम शहर में पेट भरने के लिए इन्हीं चीज़ों पर निर्भर रह सकते हैं। कृपया इन्हीं से काम चला लीजिए। विक्रांत को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। यहाँ की परिस्थितियाँ कठोर थीं और चूंकि उनके अपने लोग ये चीज़ें खाते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई उपद्रव की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि उसके पास विकल्प भी थे, उसे ये चीज़ें खाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसके स्थान में बहुत अधिक मात्रा में भोजन मौजूद था। ये सोचते हुए विक्रांत ने कहा, हाँ, चलो मैं आज तुम्हें ये भोजन खिलाता हूँ। आप दावत लाएंगे? मुझे तो कुछ भी लाते नहीं दिख रहा। कपिल ने हैरानी से पूछा। फिर विक्रांत ने अपने स्थान से बहुत सारा मांस निकाला, साथ ही गर्म चावल, उबले हुए बंस, पकौड़ी और मंटो भी निकाले। वहाँ ताज़ी सब्जियां और फल भी थे, जो बाहरी दुनिया में लगभग विलुप्त हो चुके थे। यह कपिल जमीन पर बिखरे खाने को देखकर तुरंत हैरान रह गया। उनके सभी अधीनस्थ भी इन खाद्य पदार्थों को उत्सुकता भरी निगाहों से देखते थे। ये स्पष्ट था कि उन्होंने बहुत लंबे समय से ये चीजें नहीं खाई थीं। वाह, केले भी हैं, मुझे केले सबसे ज्यादा पसंद हैं। ये सुनकर गायत्री दौड़कर आया, एक केला उठाया और उसे खाने लगा। यह इतना स्वादिष्ट है कि मैं सचमुच बाहरी दुनिया में जाना चाहता हूँ। यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। पास खड़े कपिल ने अपनी बहन की ओर देखा, उसके चेहरे पर अपराध बोध का भाव था। उसने तुरंत खाना नहीं खाया, बल्कि वह विक्रांत के सामने आया और गंभीरता से कहा, धन्यवाद, हमने बहुत लंबे समय से ये खाद्य पदार्थ नहीं खाए हैं। हाँ, इसका जिक्र मत करो, मेरे पास ये चीज़ें उतनी ही हैं जितनी मैं चाहता हूँ। ये सुनकर वह पुनः स्तब्ध रह गया, उसकी आंखें धीरे धीरे गहरी होती जा रही थीं। 2 सेकंड के मौन के बाद उन्होंने आगे कहा, तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, जल्दी से विक्रांत को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद विक्रांत, सभी ने एक साथ कहा। फिर वे भोजन के लिए हाथापाई करने लगे। इन लोगों को अब अपनी छवि की परवाह नहीं रही। वे खाना झपट कर पूरा मुंह में ठूंस लेते। मुंह में जो था उसे निगलते भी नहीं थे कि एक और बड़ा निवाला भर लेते, और सबके गाल फूल जाते। इस दृश्य ने विक्रांत और अन्य लोगों को हंसा दिया। केवल कपिल और उसकी बहन कुछ हद तक संयमित थे। उन्होंने अपना भोजन जल्दी जल्दी नहीं खाया, हालांकि वे अभी भी अपने हाथों में जो कुछ भी था उसे कुछ उत्सुकता के साथ खा रहे थे। इस भोजन में एक भी कण भोजन के रूप में नहीं बचा। वे सभी तब तक खाते रहे जब तक कि उनका पेट फूल नहीं गया। वे एक और झुक गए और डकार लेने लगे। ये दृश्य देखकर कपिल शर्मिंदा हो गया। उसने विक्रांत से कहा, हमें माफ कर दीजिए। ये ठीक है, मैं समझता हूँ। यहाँ जीवित रहना आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा है। विक्रांत ने देखा कि एक भोजन के बाद कपिल का उसके प्रति रवैया काफी बदल गया था, और उसने अपने भाषण में आप जैसे सम्मानसूचक शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा उसे लगा कि इस व्यक्ति में कुछ योग्यता है, और उसके दिल में उसे भर्ती करने की इच्छा पैदा हुई। तो विक्रांत ने संकोच से पूछा, क्या आप अपने जीवन के बाकी समय में यहाँ लाशों को मारने की योजना बना रहे हैं? वह चुप हो गया। वह कुछ नहीं बोला, बस गंभीर भाव से जमीन की ओर देखता रहा। काफी देर बाद आखिरकार उन्होंने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। अगर मेरा कोई भाई जाना चाहेगा तो मैं उसे नहीं रोकूंगा।
ये सुनकर विक्रांत मन ही मन थोड़ा निराश हो गया। हालांकि तभी कपिल ने आगे कहा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन मेरे साथ कष्ट सहे। अगर हो सके तो मुझे उम्मीद है कि विक्रांत उसे यहाँ से ले जा सकेगा। अध्याय 305 घिरा हुआ। ये सुनकर विक्रांत बहुत खुश हुआ। विक्रांत पहले से ही गायत्री को ले जाने की तैयारी कर रहा था और वह सोच रहा था कि कपिल को कैसे मनाए, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसकी चिंता खत्म हो गई थी। चिंता मत करो, जब तक वह जाने के लिए सहमत है मैं निश्चित रूप से उसकी सुरक्षा की गारंटी दूंगा। धन्यवाद, कपिल ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। समय लगभग पूरा हो गया है, प्रस्थान के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, कपिल ने फिर से दूसरों की ओर देखा और कहा, भाइयों प्रस्थान के लिए तैयार हो जाओ। सभी लोग खड़े हो गए और उनका आभामंडल तुरंत बदल गया। ये देखकर विक्रांत थोड़ा खुश हुआ। अगर ऐसी टीम उसके अधीनस्थ बन जाए तो ये सचमुच बाघ को पंख लगाने जैसा होगा। अब विक्रांत के पास इन शक्तिशाली गॉड चोजन की कमी थी। जैसे जैसे ज़ॉम्बी और बाहरी लोगों की ताकत बढ़ती जा रही थी, वह अकेला नाकाफी होता जा रहा था। उसे अपने साथ चलने के लिए काबिल लोगों के एक समूह की जरूरत थी। इससे भविष्य में विभिन्न स्थानों पर तेल और खाद्यान्न के परिवहन की गारंटी भी मिलेगी। आपूर्ति के परिवहन के लिए बंदूकधारी साधारण लोगों के समूह पर निर्भर रहना शुद्ध आत्महत्या होगी। केवल 1 या 2 गॉड चोजन ही आपूर्ति को हड़प सकते हैं। ये सोचकर विक्रांत ने अपना स्वयं का गॉड चोजन दस्ता बनाने का निर्णय लिया। सभी लोग तुरंत वहां से चले गए और उन्होंने जलमार्ग का प्रयोग नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अन्य मार्ग चुने। इलाका बहुत जटिल था। रास्ते में कपिल ने यहाँ की कुछ कार्यप्रणाली के बारे में भी बताया। हालांकि अंदर कई रास्ते थे, लेकिन ज्यादातर रास्ते बंद थे। जीवित रास्ते बहुत अच्छी तरह से छिपे हुए थे और उन्हें खोजना कठिन था। कुछ प्रयास के बाद सभी लोग आवासीय भवन से बाहर निकल आए। बाहर निकलने पर वहां अनगिनत लाशें थीं, लेकिन ये सभी लाशें कांटेदार तारों से अवरुद्ध थीं और अंदर नहीं जा सकीं। इन ज़ॉम्बीज़ को मैंने खास तौर पर चुना है। इनके दांत तोड़ दिए गए हैं, जिससे दूसरे लोग धोखा खा सकते हैं और उन ताकतवर ज़ॉम्बीज़ की इस जगह में रुचि खत्म हो सकती है, कपिल ने चलते हुए बताया। इस दौरान विक्रांत को कपिल की क्षमताओं की नई समझ भी प्राप्त हुई। वह हमेशा विभिन्न स्थानों पर उसे आश्चर्यचकित करने में कामयाब रहा। कुछ पूछताछ के बाद विक्रांत को कपिल के पूर्व पेशे के बारे में भी पता चला। वह एक गुप्त लोक एस्केप डिजाइनर था, जो आमतौर पर पर्यटकों के खेलने के लिए बेहद कठिन स्तरों को डिजाइन करने का आनंद लेता था। उनके अनुसार पहले ये खेल बच्चों का खेल हुआ करते थे, खासकर पर्यटकों के लिए, और उनके डिजाइन किए गए स्तर बहुत सरल थे। फिर भी उन्हें कई नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं, जिनमें कहा गया कि स्तर बहुत कठिन थे। अब अंततः उनकी प्रतिभा को उपयोग में लाने का अवसर मिला और उन्हें इस उपलब्धि की अनुभूति से बहुत आनंद मिला। ये कहा जा सकता है कि यह आधार उनका सबसे गौरवपूर्ण कार्य था। एक गलियारे से गुजरने के बाद सभी लोग रिहायशी इलाके से बाहर निकल गए। इलाके के आसपास के ज़ॉम्बी लगभग पूरी तरह से साफ हो चुके थे। बस कुछ ही ज़ॉम्बी इधर उधर भटकते हुए दिखाई दे रहे थे। मेरे पीछे पीछे आओ, यह बाहर जैसा नहीं है। यहाँ हमेशा ज़ॉम्बी द्वारा घेर लिए जाने और मारे जाने का खतरा रहता है। सभी लोग तुरंत सतर्क हो गए और कपिल का बारीकी से पीछा करने लगे। वे सबसे पहले एक ऊंची इमारत में दाखिल हुए और उसकी 10वीं मंजिल तक पहुंचे। इस स्थान को भी संशोधित किया गया था, जिसमें आगे की इमारत की छत तक केबल बिछाई गई थी। सभी लोग एक एक करके नीचे उतरे, फिर शहर में घूमते रहे। उन्हें यह नहीं पता था कि जैसे ही वे बेस से बाहर निकलेंगे, उन पर नजर रखी जाने लगेगी। हमने अंततः उनका ठिकाना ढूंढ लिया, तराजू से ढके एक व्यक्ति ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। मालिक, क्या आपको मेरे द्वारा लोगों को उनके घर पर छापा मारने के लिए लाने की आवश्यकता है? एक लबादा पहने व्यक्ति ने आदरपूर्वक पूछा। जरूरत नहीं, उस कपिल के पास कुछ तरकीबें हैं। उसका घर लेना इतना आसान नहीं है। चूंकि वे सब बाहर आ गए हैं, हम उन्हें बीच रास्ते में ही घात लगाएंगे। जाओ, उन चंद ज़ॉम्बी को उनके साथ खेलने के लिए आकर्षित करो, उस तगड़े आदमी ने हाथ में शराब का गिलास हिलाते हुए कहा। अंदर का लाल तरल पदार्थ घूम रहा था, गाढ़ा और चिपचिपा। घूमते घूमते गिलास की पूरी भीतरी दीवार रंग से रंग गई, जो काफी देर तक बना रहा। हाँ, इतना कहकर लबादा पहने आदमी मुड़ा और चला गया। जैसे ही वह मुड़ा, उसकी मोटी पूंछ दिखाई दी। विक्रांत, बताओ अब बाहर की दुनिया कैसी है? गायत्री विक्रांत की ओर झुकी और उत्सुकता से पूछा। मानव अब विकास के लिए पूर्व में गरीब और दूरदराज के इलाकों में चले गए हैं। वहां कोई ज़ॉम्बी नहीं है और मनुष्यों ने कई गुट बना लिए हैं। उनके बीच कुछ मतभेद हैं, लेकिन ज़ॉम्बी के सामने मनुष्य अभी भी पूरी तरह एकजुट हैं। वाह, वहां बहुत सारे लोग होंगे, है ना? मैंने बहुत दिनों से इतने सारे लोगों को नहीं देखा। गायत्री ने थोड़ी लालसा दिखाए। दरअसल बाहर भी बहुत अराजकता है। यहाँ योग्यतम की उत्तरजीविता, षड्यंत्र और खाद्य संकट का माहौल है। कानूनों के नियंत्रण के बिना बहुत से लोग बिना किसी विवेक के काम करते हैं और लगातार दुस्साहसी होते जाते हैं। विक्रांत ने विस्तार से नहीं बताया,
बस स्थिति की एक समग्र तस्वीर पेश की ताकि बाद में जब वह बाहर जाएं तो उन्हें समायोजन का समय मिल सके। ये तो जीवन मरण का प्रश्न है, फिर मनुष्य एक क्यों नहीं हो सकते? गायत्री ने थोड़ा असमंजस व्यक्त किया। एकजुट हो जाओ। विक्रांत स्तब्ध रह गया, उसने इस प्रश्न के बारे में कभी नहीं सोचा था। सर्वनाश के साथ व्यवस्था ध्वस्त हो गई और मानवता का लालच और बुराई असीम रूप से बढ़ गई। हर कोई अपने आसपास के लोगों से सावधान रहता था, यहाँ तक कि कभी करीबी रहे लोग भी थोड़े से खाने के लिए एक दूसरे की जान ले सकते थे। क्या ऐसे लोगों का समूह कभी एकजुट हो सकता है? विक्रांत ने अपना सिर हिलाया। अचानक उसे थोड़ा हास्यास्पद महसूस हुआ, वह अभी भी ऐसी बात की संभावना के बारे में सोच रहा था। विक्रांत ने फिर से गायत्री की ओर देखा। उसका मन शुद्ध था और उसके विचार अपेक्षाकृत सुंदर थे, लेकिन वह बहुत सुरक्षित थी और उसने वास्तव में कोई बुराई नहीं देखी थी। उसने गायत्री के गाल पर हाथ फेरा और कहा, बाद में तुम समझ जाओगी। तुम जो बात कर रही हो उसे हासिल करना असंभव नहीं है, बस ये बहुत कठिन है। गायत्री ने अजीब सा चेहरा दिखाया, वह विक्रांत का मतलब नहीं समझ पाए। मुझे लगता है कि तुम एक ऐसी इंसान हो जो महान चीजें हासिल कर सकती हो। मेरा मानना है कि दूसरे ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन तुम जरूर कर सकती हो। गायत्री ने उसके चेहरे से उदासी दूर करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। विक्रांत मुस्कुराया और उसकी बातों को दिल पर नहीं लिया, बल्कि उन्हें मासूम बचकानी टिप्पणी समझा। ओह, वैसे तुम्हारे भाई ने कहा है कि वह चाहते हैं कि मैं तुम्हें ले जाऊं। विक्रांत ने विषय बदल दिया। सच में? गायत्री तुरंत उत्साहित हो गई। उसने विक्रांत की ओर देखा और आगे कहा, तो क्या मेरा भाई भी चला जाएगा? विक्रांत रुक गया। उसने गायत्री के चेहरे पर उम्मीद भरी अभिव्यक्ति देखी और एक पल के लिए वो शब्द कहना ही नहीं चाहता था। अंततः वह केवल इतना ही कह सके, वह शायद ऐसा करेंगे। वाह, मुझे सच में उम्मीद है कि हम यहाँ से निकलकर किसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ ज़ॉम्बी ना हो। मेरे भाई और तुम मेरे साथ होंगे। गायत्री ने लालसा भरी नज़र से देखा। विक्रांत मुस्कुराया, उसे वास्तव में गायत्री का शुद्ध, हमेशा दूसरों के बारे में सोचने वाला व्यक्तित्व पसंद आया। सभी लोग आगे बढ़ते रहे। लगभग 1 घंटे चलने के बाद अचानक आगे बड़ी संख्या में लाशें दिखाई दीं। सभी के चेहरे पर तनाव छा गया और वे तेजी से पीछे हट गए, लेकिन तभी उनके पीछे बड़ी संख्या में लाशें भी दिखाई दीं। अरे नहीं, हम घिर गए हैं। सभी ने जल्दी से अपने हथियार निकाल लिए, उनके चेहरे गंभीर थे, वे युद्ध के लिए तैयार थे। अध्याय 306 द वॉचर। इतने सारे ज़ॉम्बी क्यों हैं? गायत्री डर के मारे चिल्लाए और जल्दी से विक्रांत के पीछे छिप गई। पास ही खड़ा कपिल ये देखकर थोड़ा स्तब्ध रह गया। कुछ सेकंड तक शून्य में देखने के बाद उसने पास आती हुई ज़ॉम्बी की ओर देखा। सब लोग सावधान रहें, ये ज़ॉम्बी अचानक ही प्रकट हो गए। मुझे लगता है कि हमें कॉप्स डीमंस ने पहले ही खोज लिया है। क्या आप कह रहे हैं कि ये सभी ज़ॉम्बी कॉप्स डीमंस द्वारा लाए गए थे? विक्रांत की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। ये संभव है। सब लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते हुए कपिल ने विक्रांत की ओर देखा और आगे कहा, तुम और मैं अपने अपने लोगों के साथ एक दिशा की रक्षा करेंगे, कोई समस्या नहीं है ना? विक्रांत ने दोनों तरफ के ज़ॉम्बी को देखा और उस तरफ इशारा किया जहां ज्यादा ज़ॉम्बी थे और कहा, मैं इस तरफ की रक्षा खुद करूंगा, तुम सब पीछे की तरफ पहरा दो। क्या? कपिल की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, अविश्वास से भरी हुई। अभी हीरो बनने का समय नहीं है, तुम्हें अभी भी अपने अधीनस्थों के साथ बचाव करना चाहिए, कपिल ने कहा। फिर विद्युत नगर की ओर देखा। जल्दी करो, विक्रांत के साथ बचाव करो। कोई ज़रूरत नहीं, बिग ब्रदर विक्रांत ने कहा है कि वह एक तरफ की रखवाली खुद करेगा। अगर हम उसके पीछे चले गए तो शायद हम रास्ते में आ जाएंगे, विद्युत नगर ने उदासीन भाव से कहा। ये सुनकर कपिल फिर से दंग रह गया। वह विक्रांत को देखे बिना नहीं रह सका। क्या सचमुच उसमें इतनी ताकत थी? अकेले ज़ॉम्बी के झुंड का सामना करने की हिम्मत? जब वह सोच ही रहा था, विक्रांत पहले ही बाहर निकल चुका था। उसी समय विक्रांत के चारों ओर चमकदार थंडर पावर फट गया। ये दृश्य देखकर कपिल की पुतलियां फिर सिकुड़ गईं। उसे कल की बात याद आ गई। कल उसने एक गोलाकार बिजली का गोला अपने हाथों में उठाया और फिर उसे एक ही बार में गिरा दिया। शायद सचमुच उसमें ऐसी ताकत थी। ये सोचकर कपिल अचानक उत्साहित हो गया। उसी समय विक्रांत भी लाश के साथ संलग्न हो गया। विक्रांत के चारों ओर बिजली चमक उठी और बड़ी संख्या में लाशें तुरंत बिजली की चपेट में आ गईं। लाशें ढेरों में गिर रही थीं, जैसे गेहूं काटा जा रहा हो। उनमें से कुछ लाश सैनिक स्तर के ज़ॉम्बी और कुछ संख्या में कॉप्स जनरल लेवल ज़ॉम्बीज थे, लेकिन उनमें से कोई भी विक्रांत के हमले का सामना नहीं कर सका। इस दृश्य ने सभी का खून खौला दिया, विशेषकर कपिल के लोगों का। और गायत्री ये दूसरी बार देख रही थी। उसने विक्रांत को प्रशंसा से देखा, उसका चेहरा उत्साह से भर गया। कपिल, जो पास में था, अपनी बहन की ओर देखा और धीरे से आह भरी। फिर वह जोर से चिल्लाया, भाइयों, विक्रांत की क्षमता सबके सामने स्पष्ट है। हम पीछे छिपकर कायर नहीं बन सकते। तुम में से कोई भी मेरे पीछे आए और मार डाले।
इसके साथ ही वह सबसे पहले आगे बढ़ा। लानत है, इन लाशों को मार डालो। मैं कायर नहीं हूँ, मैं भी विक्रांत जैसा बनना चाहता हूँ। लानत है, उन्हें मार डालो। फियर्स टाइगर गैंग के भाइयों, मेरे पीछे आओ। भीड़ तुरंत जाग उठी। उन्होंने लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र का बेखौफ सामना किया। मौत से बेखौफ एक एक करके लाशों पर टूट पड़े। दूर से ये दृश्य देखकर लबादा पहने आदमी का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। उसका पहले से ही जख्मी चेहरा अब उदासी से भर गया था। धिक्कार है, उसने अपना हाथ जोर से नीचे पटका और उसके सामने की दीवार तुरंत ढह गई। फिर उसने अपना शरीर हिलाया और नीचे छलांग लगा दी। दर्जनों मीटर ऊंची इमारत एक क्षण में ही जमीन पर गिर गई और पूरी जमीन तुरंत ढह गई तथा 10 मीटर के दायरे में स्थित चूना पत्थर की सारी जमीन दरक गई। आसपास के लोगों ने शोरगुल सुना और सभी दौड़कर वहां पहुंचे। हम्फ, अपने सामने लाशों को देखकर उसने ठंडी सांस ली, फिर अचानक आगे बढ़ा और पकड़ लिया और एक लाश उसके हाथ में आ गई। एक धड़क के साथ ज़ोंबी की गर्दन टूट गई और उसका पूरा बदबूदार सिर जमीन पर गिर गया। ऐसा करने के बाद वह सीधे दूर चला गया और धीमी गति से चलने वाले ज़ॉम्बी के एक समूह को पीछे छोड़ गया। जैसे जैसे विक्रांत और अन्य लोग लड़ते गए, इन लाशों की संख्या भी तेजी से कम होती गई। सिस्टम संकेत लगातार बजते रहे। जीन पॉइंट जोड़ 1, जीन पॉइंट जोड़ 1, जीन पॉइंट जोड़ 100। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। इस समय विक्रांत के पीछे की जमीन पर ज़ॉम्बी की लाशें फैली हुई थीं और उसके सामने ज़ॉम्बी की पहले से अंतहीन भीड़ का भी अंत नजर आ रहा था। दूसरी ओर कपिल और विद्युत नगर ने अपने अपने अधीनस्थों के साथ जमकर लड़ाई लड़ी। विक्रांत के पक्ष के विपरीत यहाँ लड़ाई अधिक खूनी और हिंसक थी। काले ज़ॉम्बी का खून और शरीर के अंग हर जगह बिखरे हुए थे और पूरे दृश्य को केवल भयानक ही कहा जा सकता था। सौभाग्यवश उन्होंने धैर्य के साथ इसे संभाला और कोई हताहत नहीं हुआ। इन लाशों को खत्म करना केवल समय की बात थी। जैसे ही इन लाशों का सफाया होने वाला था, विक्रांत का ध्यान आसपास के वातावरण की ओर चला गया। ये ज़ॉम्बी अचानक प्रकट नहीं हो सकते थे, किसी ने जानबूझकर उन्हें आकर्षित किया होगा तथा उन सबको खत्म करना चाहा होगा। ये लोग संभवतः कॉप्स डीमंस थे। इस समय हालांकि विक्रांत लाश को मार रहा था, उसने पहले ही आसपास का सर्वेक्षण कर लिया था और उसने सचमुच एक लक्ष्य पा लिया। जैसे जैसे वह ज़ॉम्बी को मारता गया, उसके मुंह के कोने थोड़े मुड़ते गए, फिर वह धीरे धीरे लक्ष्य की दिशा में बढ़ता गया। वह उदासीन होने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसकी परिधीय दृष्टि लगातार उस पर नजर रख रही थी। उनके बीच की दूरी 200 मीटर से भी कम थी। इस दूरी को तय करने में विक्रांत को केवल 1 सेकंड से थोड़ा अधिक समय लगेगा, लेकिन वह कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था, वह तो अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके सामने ज़ॉम्बी कम होते गए। विक्रांत ने अपना थंडर पावर हटाकर गोल्डन रिंग ब्लैक बैक ग्रीड स्वॉर्ड निकाला और ज़ॉम्बी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जब उस आकृति ने गोल्डन रिंग ब्लैक बैक ग्रीड स्वॉर्ड देखा तो उसकी आंखों में लालच की झलक दिखाई दी। ये देखकर विक्रांत के होंठ थोड़े मुड़ गए। उसने भयंकर प्रहार किया और उसके सामने मौजूद ज़ॉम्बी तुरंत 2 टुकड़ों में कट गया। तभी कई कॉप्स जनरल लेवल ज़ॉम्बी आगे बढ़े। विक्रांत ने जल्दी से अपना गोल्डन रिंग ब्लैक बैक ग्रीड स्वॉर्ड निकाला, लेकिन अचानक एक ज़ॉम्बी ने उसका रास्ता रोक दिया। वह उसे काटने ही वाला था कि एक ज़ॉम्बी ने उसे रोक दिया। गोल्डन रिंग ब्लैक बैक ग्रीड स्वॉर्ड को उस आकृति की ओर उड़ा दिया गया। प्रचंड बल से पूरा ब्लेड दीवार में धंस गया और मूठ लगातार कंपन करती रही। विक्रांत ने घबराहट का संकेत देते हुए ज़ॉम्बी को उस पर लात मारी। ज़ॉम्बी लड़खड़ाया पर गिरा नहीं। उसी समय बाकी 2 ज़ॉम्बी भी आ गए। ये देखकर उस आदमी का लालच और बढ़ गया। वह कोने से बाहर निकला और दोनों हाथों से गोल्डन रिंग ब्लैक बैक ग्रीड स्वॉर्ड को पकड़ लिया। लेकिन अगले ही पल गोल्डन रिंग ब्लैक बैक ग्रीड स्वॉर्ड तुरंत दीवार से अलग हो गया। वह इतने नज़दीक पड़े हथियार को अपनी नज़रों से ओझल कैसे होने दे सकता था। उसने अवचेतन रूप से उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। पफट, आदमी ने भयभीत होकर अपने हाथों की ओर देखा। गोल्डन रिंग ब्लैक बैक ग्रीड स्वॉर्ड बहुत तेज था और उसने उसके दोनों हाथ साफ साफ काट दिए थे। जैसे ही वह घबराया, गोल्डन रिंग ब्लैक बैक ग्रीड स्वॉर्ड पहले ही उसकी गर्दन पर आ गया। उसने तेजी से ऊपर देखा, उसका चेहरा भय से भर गया। असंभव, तुम वहां नहीं थे। उसने जल्दी से विक्रांत के पिछले स्थान पर नजर डाली और पाया कि विक्रांत के साथ उलझे हुए 3 ज़ॉम्बी पहले से ही जमीन पर पड़े थे। आदमी के चेहरे पर फिर से डर के भाव उभर आए। अब जाकर उसे सब कुछ समझ में आया। हे, अगर मैंने कुछ तरकीबें नहीं अपनाई तो मैं तुम्हें कैसे चकमा दे सकता था। विक्रांत ने गोल्डन रिंग ब्लैक बैक ग्रीड स्वॉर्ड से बंधे रेशमी धागे को खींचते हुए कहा। यह देखकर उस आदमी का चेहरा क्रूर हो गया, लेकिन अंत में उसने असहाय होकर आह भरी। अध्याय 307 टायरानोसॉरस। विक्रांत ने उस आदमी का लबादा फाड़ दिया। जब उसने उसके नीचे आदमी को देखा तो तैयार होने के बावजूद वह अचंभित रह गया। आदमी ने जल्दी से अपना शरीर ढक लिया। ऐसा लग रहा था कि वह दूसरों को अपना रूप देखने से डर रहा था।
ये फिर से कॉप्स डेमन था। विक्रांत ने बदसूरत मवाद से सने आदमी को जमीन पर पटकते हुए कहा। जमीन पर पड़ा आदमी एक शब्द भी नहीं बोला, वह खून से भरी आंखों से विक्रांत को घूर रहा था। जल्द ही कपिल और अन्य लोग भी लाश से निपट गए और विक्रांत की तरफ दौड़ पड़े। धिक्कार है, तो ये कॉप्स डेमन है। ये तो बहुत ही बदसूरत है। विद्युतनगर ने उस आदमी को गौर से देखा और उसकी तरफ ऐसे इशारा किया जैसे वो किसी चिड़ियाघर का बंदर हो। ये सुनकर जमीन पर पड़े आदमी ने जल्दी से अपना शरीर ढक लिया। विक्रांत, ऐसा लगता है कि कॉप्स डेमन ने सचमुच हमें ढूंढ लिया है। अगर ऐसा है तो आसपास ही कोई और कॉप्स डेमन हमारी निगरानी कर रहा होगा। वे बुद्धिमान पागलों का एक समूह हैं, वे अपनी प्रजाति को कभी अलग थलग नहीं होने देंगे। ओह, ऐसा लगता है कि आप इन कॉप्स डीमंस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बिल्कुल, ये कॉप्स डेमन ज़ॉम्बी से भी ज्यादा घिनौने हैं। अगर मुझे मौका मिले तो मैं इन सबको मार डालूंगा। कॉप्स डेमन की बात करते ही कपिल का गुस्सा तुरंत भड़क उठा। वह मौका आएगा। इस घटना के बाद विक्रांत ने फैसला किया था कि कॉप्स डेमन के इस समूह को खत्म करना होगा। विक्रांत आगे बढ़ा, जमीन पर पड़े आदमी को पकड़ लिया और सख्ती से पूछा, बोलो, तुम्हारे साथी कहाँ हैं? मैं तुम्हें बताने से पहले ही मर जाऊंगा। कॉप्स डेमन की आंखें बड़ी हो गई थीं, मानो कोई मरा हुआ सुआ हो जो उबलते पानी से नहीं डरता। ओह, तो फिर मुझे उम्मीद है कि तुम भी बाद में ऐसे ही अडिग रहोगे। तभी विक्रांत की हथेली में एक कट उभरा और उसके हाथ से होते हुए कॉप्स डेमन के शरीर में पहुंच गया। शुरुआत में तो कॉप्स डेमन इसे सहन कर सका, लेकिन जैसे जैसे कट तेज होता गया उसका शरीर बार बार ऐंठता गया। अंततः वह इसे सहन नहीं कर सका और पीड़ा से चीखने लगा। मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें। कॉप्स डेमन के चेहरे पर बेहद पीड़ा थी। ये देखकर विक्रांत ने धारा को बढ़ाना जारी रखा। कॉप्स डेमन के शरीर से भुने हुए मांस की गंध आ रही थी। मिनट दर मिनट समय बीतता गया, लेकिन उसने फिर भी एक शब्द नहीं कहा। हे, वे मेरा बदला लेंगे, तुम सबको मार डालेंगे और फिर तुम्हें खा जाएंगे। कॉप्स डेमन ने अब भी दया की भीख मांगने का कोई संकेत नहीं दिखाया। विक्रांत की अभिव्यक्ति कठोर हो गई और उसने अपने हाथ में बल बढ़ा दिया। क्रैक, एक पल में कॉप्स डेमन का सिर एक विचित्र कोण पर झुक गया। फिर विक्रांत ने अपना हाथ वापस खींच लिया और कॉप्स डेमन जमीन पर निढाल होकर लेट गया। कपिल स्थिति की जांच करने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा। वह मर चुका है। ये कॉप्स डेमन सभी निडर हैं, उनसे जानकारी प्राप्त करना बहुत कठिन है। उनमें थोड़ी हिम्मत तो है, पर अफसोस है कि अब वे इंसान नहीं रहे। ये कहते हुए विक्रांत ने कपिल की ओर देखा, तुम आगे बढ़ते रहो। जितनी जल्दी हो सके उन्हें ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है, कृपया मेरे पीछे आओ। ये कहकर कपिल आगे बढ़ गया। रास्ते में विक्रांत और अन्य लोगों ने कई और कॉप्स डेमन पर कब्जा कर लिया। हालांकि ये लोग बहुत जिद्दी थे और उनसे एक शब्द भी जानकारी नहीं निकाली जा सकी। दूरी पर पूंछ वाले कॉप्स डेमन ने अपनी दूरबीन नीचे रखी और पास के कॉप्स डेमन से कहा, ऐसा लगता है कि वे हमें लेने आ रहे हैं। जल्दी से वापस जाओ और मालिक को खबर दो। हाँ, ये कहते हुए कॉप्स डेमन ने अपना लबादा उतार दिया। एक जोड़ी पंख खुल गए और वह सीधे हवा में उड़ गया। उसे उड़ते हुए देखकर पूंछ वाले कॉप्स डेमन ने विक्रांत और अन्य की दिशा में देखा। उसकी आंखों में एक तेज चमक थी। तो फिर मुझे अपनी योग्यताओं का परीक्षण करने दो। इसके साथ ही वह सीधे छत से नीचे कूद गया। विक्रांत और अन्य लोग आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे समूह दुश्मन की मांद के करीब पहुंचता गया, उन्हें कम से कम लाशों का सामना करना पड़ा। थोड़ा और चलने के बाद हम लगभग वहां पहुंच ही गए हैं, लेकिन हो सकता है कि हमें कोई खाली घोंसला मिल जाए, कपिल ने चिंतित होकर कहा। तो फिर हम सबसे पहले उनकी मांद को नष्ट कर देंगे। मैं यह मानने को तैयार नहीं कि वे अंततः बाहर नहीं आएंगे। तभी विक्रांत को जमीन कांपती हुई महसूस हुई। उसने जल्दी से अपना हाथ उठाया और सबको रुकने का संकेत दिया। हालांकि उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, फिर भी सभी रुक गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, कंपन अधिकाधिक स्पष्ट होते गए। अब तक अनेक लोगों ने उन्हें महसूस किया है। यह क्या है? लगता है ये हमारी ओर आ रहा है। गायत्री ने घबराकर इधर उधर देखा। अन्य लोग भी सतर्क हो गए और कुछ लोगों के समूह बनाकर एक दूसरे के पीछे खड़े होकर किसी भी क्षण युद्ध के लिए तैयार हो गए। विक्रांत ने भी भौहें चढ़ाईं, जो कुछ भी होने वाला था उसके लिए तैयारी कर रहा था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, ऊपर देखो। विक्रांत ने ऊपर देखा और उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं क्योंकि एक विशाल प्राणी छत से नीचे कूद गया। इसका लक्ष्य सीधे विक्रांत और अन्य थे। विक्रांत की चेतावनी पर सभी ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। वे एक तरफ झपटे और विक्रांत ने जल्दी से गायत्री को उठाया और एक तरफ चकमा दे दिया। धमाका, विशालकाय प्राणी सीधे जमीन पर गिरा, जिससे पूरी पृथ्वी हिल गई। सौभाग्य से विक्रांत ने उन्हें समय पर चेतावनी दी और सभी ने हमले को टाल दिया। वे जल्दी से उठकर खड़े हो गए और उस विशालकाय जीव को सतर्कता से देखने लगे। ये कैसा राक्षस है? हे भगवान, ये तो कल देखे गए कैनिबल से भी बड़ा है।
इसके शरीर को देखो, ये कॉर्प्स डेमन है। सभी लोग तुरंत सतर्क हो गए। इतने बड़े कॉर्प्स डेमन के सामने उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ये वही है जिसने हम सबको लगभग नष्ट कर दिया था। इस समय कपिल की आंखें लाल हो गई थीं और वह कॉर्प्स डेमन को देखते हुए घृणा से भर गया था। हे कपिल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम फिर मिलेंगे, लेकिन इस बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं होगे। ये व्यक्ति वास्तव में वही कैनिबल था जो पहले उन पर नजर रख रहा था। इस समय उसका शरीर 5 मीटर लंबा था तथा उसकी मोटी और शक्तिशाली पूंछ 10 मीटर लंबी थी। उसके पैर असाधारण रूप से मोटे थे, जबकि उसके हाथ भी सामान्य व्यक्ति से भिन्न नहीं थे। ये रूप बहुत ही विचित्र था, जुरासिक काल के किसी डायनासोर जैसा। विक्रांत कपिल के पास गया, उसके कंधे को धीरे से थपथपाया और कहा, पीछे हटो, मैं इस चीज को संभाल लूंगा। बात कॉर्प्स डेमन ने विक्रांत को घूरा, विक्रांत के शब्दों के चयन से साफ तौर पर नाराज। तुमने मुझे टायरन ड्रैगन ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की? तुम सब मर जाओगे। कॉर्प्स डेमन ने अपना शरीर घुमाया और उसकी विशाल पूंछ, जिसमें अपार शक्ति थी, ने उन दोनों पर हमला कर दिया। सावधान! विक्रांत ने देखा कि कपिल अभी तक नहीं हिला है, इसलिए उसने जल्दी से उसे पकड़ लिया और छलांग लगा दी। धमाका! कॉर्प्स डेमन की पूंछ पास की एक इमारत से जोर से टकराई, दीवार टूट गई और पूरी संरचना तुरंत अस्थिर हो गई। कॉर्प्स डेमन ने उन्हें सांस लेने का एक पल भी नहीं दिया और इमारत पर फिर से हमला किया। इस बार एक और जोरदार टक्कर के साथ पूरी इमारत अपने आप को संभाल नहीं सकी और उनकी दिशा में गिर पड़ी। विक्रांत की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने कपिल को पकड़ा और पूरी रफ्तार से दौड़ पड़ा। विक्रांत, सावधान! गायत्री, जो पहले ही बहुत दूर भाग चुकी थी, ये दृश्य देखकर बहुत चिंतित हो गई और जोर से चिल्लाई। एक जोरदार धमाके के साथ पूरी इमारत ढह गई। अध्याय 308 टायरानोसॉरस का वध। ठीक समय पर विक्रांत ने अचानक अपना हाथ झटक दिया और कपिल को विक्रांत ने बाहर फेंक दिया। बूम! उसी समय पूरी इमारत धड़ाम से ढह गई। आह! विक्रांत! गायत्री का नाजुक शरीर कांप उठा और आंसू उसके चेहरे पर टूटे हुए बांध की तरह बहने लगे। विक्रांत! वह जोर से चिल्लाए और तेजी से ढह गई इमारत की ओर भागी। गायत्री, ये खतरनाक है, मत जाओ। कपिल ने कसकर भौहें चढ़ाईं और जल्दी से अपनी बहन को रोक लिया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे अब! गायत्री चिल्लाई और संघर्ष किया, फिर कपिल के हाथ को काट लिया। कपिल ने पीड़ा भरी अभिव्यक्ति दिखाई, लेकिन फिर भी उसने अपनी बहन को कसकर पकड़ रखा था, जिससे वह उसकी बांह को काट रही थी। थोड़ी देर बाद गायत्री ने उसे छोड़ दिया और उसके मुंह से केवल खामोश आंसू गिर रहे थे। बाकी सभी लोग भी उत्सुकता से दौड़े। कपिल, अगर मेरे बिग ब्रदर विक्रांत को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें अपनी जान से कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। विद्युत नगर तुरंत कपिल से मरते दम तक लड़ना चाहता था। सौभाग्यवश दूसरों ने उसे रोक लिया। भाई विद्युत, अगर विक्रांत को सचमुच कोई दुर्भाग्य झेलना पड़ता है तो मैं अपनी मृत्यु से उसका प्रायश्चित करूंगा, लेकिन अभी के लिए पहले इस मुसीबत से निपट लें। ठीक है, तो पहले उससे निपट लेते हैं। विद्युत नगर भीड़ से निकल आया, उसकी आंखें लाल थीं और वह टायरन ड्रैगन पर टूट पड़ा। लानत है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम उसे ले जाओ। कपिल ने गायत्री को भीड़ की ओर धकेला, फिर विद्युत नगर के साथ टायरन ड्रैगन पर हमला किया। उन दोनों ने टायरन ड्रैगन को बाईं और दाईं ओर से घेर लिया, जिससे उसे कुछ समय के लिए लगातार पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन तभी टायरन ड्रैगन ने दहाड़ते हुए अचानक अपना शरीर घुमाया, उसकी पूंछ बहुत जोर से उन दोनों की ओर बढ़ी। अच्छा नहीं है, भाई विद्युत, भागो! महत्वपूर्ण क्षण पर कपिल ने अचानक विद्युत नगर को दूर धकेल दिया। विद्युत नगर की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वह आगे बढ़कर दूसरे व्यक्ति को खींचना चाहता था, लेकिन दूरी पहले ही बढ़ चुकी थी। मैं विक्रांत का ऋणी हूं और मैं तुम्हें फिर से खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। कपिल ने टायरन ड्रैगन का शांतिपूर्वक सामना किया। मुझे आपकी दयालुता का बदला इस तरह चुकाने दो, कपिल ने खुद से कहा, फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। बूम! यदि तुम मर गए तो तुम्हारा मुझ पर किया गया एहसान कभी नहीं चुकाया जा सकेगा। आवाज सुनकर कपिल ने अचानक अपनी आंखें खोली, अविश्वास से विक्रांत को देखा जो उसके सामने रुका हुआ था। फिर उसके शुरुआती डेज्ड के बाद तुरंत परमानंद की एक झलक दिखाई दी। विक्रांत, तुम ठीक हो? क्या आप चाहते हैं कि मुझे कुछ हो जाए? विक्रांत ने खतरे के सामने शांत रहते हुए टायरन ड्रैगन की पूंछ कसकर पकड़ ली। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बढ़िया है। कपिल इतना उत्साहित था कि वह असंगत हो गया। हे, चलो इस बड़े आदमी से निपटने के बाद इस बारे में बात करते हैं। ये कहते हुए विक्रांत ने सीधे टायरन ड्रैगन की पूंछ उठा दी। अन्य लोग भी विक्रांत को आते देख उत्साहित थे। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे पता था कि विक्रांत मुसीबत में नहीं पड़ सकता। विक्रांत मेरे दिल में एक भगवान है। इस समय गायत्री ने विक्रांत की ओर देखा, उसकी आंखें फिर से लाल हो गईं, लेकिन इस बार उसका चेहरा मीठी मुस्कान से भरा था। तुम वास्तव में ठीक हो? टायरन ड्रैगन ने विक्रांत की ओर देखा, एक आश्चर्यचकित भाव प्रदर्शित किया।
तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इतनी कुशलता से मार सकते हो? अगले जन्म में? टायरन ड्रैगन ने तुरंत गुस्से का भाव दिखाया, तुम मौत की तलाश में हो। फिर टायरन ड्रैगन ने अपनी पूंछ पीछे खींचने की तैयारी की, लेकिन जब उसने बल लगाया तो उसे भय हुआ कि वह उसे वापस नहीं खींच सकता। उसकी पूंछ विक्रांत के हाथ से चिपकी हुई प्रतीत हुई। ये कैसे संभव है? आपके पास इतनी महान शक्ति कैसे हो सकती है? जब विक्रांत खंडहर में फंस गया तो उसने सभी 11,800 अंकों को 236 शक्ति विशेषता अंकों में बदल दिया। अब विक्रांत की ताकत विशेषता 775 अंकों जितनी अधिक है, जो दूसरे क्रम सोल शेपिंग रेल्म की ताकत तक पहुंच रही है। हालांकि अन्य पहलू अभी भी पहले क्रम सोल शेपिंग रेल्म पर हैं, लेकिन इस प्रकार के शक्ति आधारित प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ ऐसी शक्ति उसे कुचलने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है। वो ताकत में माहिर है ना? तो चलो उसे ताकत से हरा दें। विक्रांत का मुंह थोड़ा सा सिकुड़ गया। लगता है आपकी सारी तरकीबें खत्म हो गई हैं, इसलिए अब मेरी बारी है। इसके साथ ही विक्रांत ने अचानक बल लगाया और टायरन ड्रैगन के पूरे शरीर को ऊपर उठा लिया। ये दृश्य देखकर सभी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। वह 5 मीटर की ऊंचाई थी। हालांकि जिस क्षण विक्रांत ने उसे उठाया, पूरा दृश्य बहुत ही हास्यपूर्ण हो गया। बूम! विक्रांत ने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। उसकी अपार शक्ति से पूरी जमीन कांप उठी, चारों ओर धूल उड़ गई। इस जोरदार धमाके से सभी लोग होश में आ गए और उनकी आंखें उत्साह से भर गईं। विक्रांत शक्तिशाली है, हा, एक शब्द अद्भुत। 6 को 7 को पीटते देखना ऐसा है जैसे मैं उसे पीट रहा हूं। ... विक्रांत नहीं रुका। जैसे ही टायरन ड्रैगन उतरा, उसने पुनः बल लगाया। टायरन ड्रैगन एक बार फिर हवा में उड़ गया, फिर दूसरी तरफ जा गिरा। बूम! तेज आवाज ने कई लाशों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन जैसे ही ये लाशें पास आईं, टायरन ड्रैगन ने उन्हें मांस के पेस्ट में बदल दिया। बूम बूम बूम! विक्रांत ने उसे अथक रूप से पटक दिया। पहले तो वह अभी भी टायरन ड्रैगन की चीखें सुन सकता था, लेकिन धीरे धीरे वह होश खो बैठा और उसका शरीर केवल जड़ता के साथ हिल सकता था। ये देखकर कि यह लगभग पूरा हो चुका है, विक्रांत ने शॉटपुट फेंकने की तरह ताकत जुटाई और फिर अचानक छोड़ दिया। टायरन ड्रैगन एक परवले एक चाप में दूर तक उड़ गया। एक जोरदार टक्कर के साथ टायरन ड्रैगन का शरीर एक 2 मंजिला इमारत से टकराया, जो ढह गई और वह मलबे के नीचे दब गया। विक्रांत धीरे धीरे खंडहर की ओर चला गया। टायरन ड्रैगन का शरीर भी धीरे धीरे एक पिचके हुए गुब्बारे की तरह सिकुड़ता गया, जब तक कि वह एक सामान्य व्यक्ति के आकार पर नहीं रुक गया। पास आकर विक्रांत ने टायरन ड्रैगन को एक छोटी सी लड़की की तरह उठा लिया। वर्तमान टायरन ड्रैगन का अब मूल स्वरूप नहीं था, वह खून से लथपथ था और उसकी भयावह उपस्थिति के साथ इसने आतंक के कुछ बिंदु जोड़ दिए। इस स्थिति में यहाँ तक कि एक हॉरर फिल्म के लिए भी उन्हें सुंदर दिखने के लिए मेकअप की आवश्यकता होगी, अन्यथा वे सेंसरशिप पास नहीं कर पाएंगे। विक्रांत ने 2 और जोरदार घूंसे मारे, जिससे बेहोश टायरन ड्रैगन जाग गया। टायरन ड्रैगन ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ विक्रांत को देखा। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार डालो। कॉप्स डेमन सभी मृत्यु से निडर हैं और टायरन ड्रैगन कोई अपवाद नहीं था। यहाँ तक कि मृत्यु के कगार पर भी उसने कोई डर नहीं दिखाया। ये देखकर विक्रांत सवाल जारी रखने में बहुत आलसी हो गया, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने पूछा भी तो उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा। इसलिए विक्रांत ने सीधे अपने हाथों में बिजली इकट्ठा की और धीरे धीरे टायरन ड्रैगन के सिर के पास पहुंचा। चूंकि विद्युत धारा लगातार उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी, अतः उसका शरीर इस बिजली से नष्ट हो गया। कुछ ही देर में उसका सिर झुक गया और उसकी सांस रुक गई। विक्रांत ने उसे लापरवाही से कूड़े की तरह एक तरफ फेंक दिया। दूरी पर कुछ लाशें खून की गंध पाकर टायरन ड्रैगन की लाश पर टूट पड़ीं। टायरन ड्रैगन के मरने के बाद गायत्री सबसे पहले दौड़कर आई। विक्रांत के सामने आकर वह उसकी बाहों में गिर पड़ी और सिसकने लगी। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। विक्रांत ने धीरे से उसके बालों को सहलाया और कहा, अच्छी लड़की, मैं ठीक हूँ, रो मत। अध्याय 309 लाश दानव आधार। हम गायत्री ने जोर से सिर हिलाया। अन्य लोग भी शीघ्र ही विक्रांत के पक्ष में आ गए। बिग ब्रदर विक्रांत, तुम बहुत ही शानदार हो। अभी जब मैंने उससे लड़ाई की थी तो उसकी ताकत बहुत भयानक थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे हाथों में उससे निपटना चींटी को कुचलने से भी आसान होगा। विद्युत नगर बोलने के लिए बेताब था, हालांकि वह अभी भी अपने रास्ते पर था। हाँ, विक्रांत की ताकत काफी बढ़ गई है। विक्रांत अद्भुत है। अन्य लोगों ने भी प्रशंसा में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ठीक है, इन शब्दों को बात के लिए रख लो। इन कॉप्स डीमंस ने हमें पहले ही खोज लिया है। उन्हें स्थानांतरित होने से रोकने के लिए हमें जल्दी से निकल जाना चाहिए। ठीक है, चलो तुरंत चलें और कॉप्स डीमंस का घोंसला हटा दें। विक्रांत की बातें सुनकर सबने कपिल की ओर देखा। मुझे डर है कि वे पहले ही स्थानांतरित हो चुके हैं। ये कॉप्स डेमन केवल समय खरीदने के लिए दिखाई दिया, लेकिन उन्होंने विक्रांत जैसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करने की उम्मीद नहीं की थी। पहले ही स्थानांतरित हो चुके हैं, फिर हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे?
उसकी शांति देखकर विक्रांत को हल्का सा संदेह हुआ कि कपिल को कॉप्स डीमंस का ठिकाना जरूर पता होगा। हे कॉप्स डेमन आमतौर पर बहुत सतर्क होते हैं, इसलिए उनके पास सिर्फ एक ही शिविर नहीं होगा। सौभाग्य से मैंने उन्हें पहले ट्रैक किया था और मुझे उनके दूसरे शिविर का स्थान पता है, कपिल ने धीरे से कहा। तुम्हें सच में पता था? तो तुम्हें पहले से ही पता था कि हम पर नजर रखी जा रही है? इस पल विक्रांत को आखिरकार कुछ बातें समझ में आईं। उसने अंधेरे में छिपे कॉप्स डेमन को इतनी आसानी से क्यों ढूंढ लिया? पता चला कि सब कुछ कपिल की योजना के मुताबिक था। ये सही है, लेकिन मैंने आपको यह इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि आप में से कोई मेरी खामी उजागर कर देगा। मुझे सचमुच बहुत दुख है। ठीक है, अब मौसम साफ हो गया है, तो चलो जल्दी से चलें। इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि मैं गारंटी नहीं दे सकता कि कोई अभी भी हमें ट्रैक कर रहा है या नहीं। इसलिए हमें 2 समूहों में विभाजित होने की जरूरत है। 2 समूहों में विभाजित? विक्रांत ने उत्सुकता से पूछा। ये सही है, हमें ऐसा दिखावा करना चाहिए कि हमें पता ही नहीं कि वे स्थानांतरित हो गए हैं। मुख्य बल लक्ष्य बेस की ओर बढ़ता रहेगा, जबकि विक्रांत, विद्युत नगर और मैं, हम तीनों कॉप्स डेमन के दूसरे बेस में घुसपैठ करके उन्हें नीचे से नीचे खींच लेंगे। कपिल की बातें सुनकर सभी लोग विचार करने लगे। क्या ऐसा करना बहुत जोखिम भरा नहीं होगा? हाँ, क्या होगा अगर हम अलग हो जाएं, लेकिन कॉप्स डीमन स्थानांतरित नहीं हुए? बिल्कुल, और अलग होने के बाद हम एक दूसरे की स्थिति नहीं जान पाएंगे। ये बहुत जोखिम भरा है। ... अधिकांश लोग इस योजना के प्रति आशावादी नहीं थे। विक्रांत चुप रहा। उसने कपिल की ओर देखा और पूछा, मुझे अपने विचार बताओ। तुमने ऐसा निर्णय क्यों लिया? कपिल मुस्कुराया और कहा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वे पहले ही स्थानांतरित हो चुके हैं। सब और भी उलझन में थे। हालांकि विक्रांत को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कहा, फिर भी वह उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। ओह भाई, बस कह दो, हमें दुविधा में मत रखो, यह मुझे मार रहा है। गायत्री अंततः इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और वे शब्द बोल दिए जो हर कोई कहना चाहता था। क्योंकि मेरी क्षमता चिन्हित करने की है। मैंने इन कॉप्स डीमन से कई बार निपटा है और उनमें से अधिकांश को मैंने ही चिन्हित किया है। जब तक मेरे द्वारा चिन्हित कोई भी व्यक्ति 10 किलोमीटर के दायरे में है, मैं उसका ठिकाना जान सकता हूँ। अभी मुझे लगा कि कई कॉप्स डीमंस ने पहले ही स्थानांतरित होना शुरू कर दिया है। ये स्पष्टीकरण सुनकर अचानक सभी को प्रकाश दिखाई दिया। तो फिर देखो कि आसपास कोई एक तो नहीं है जो हमारी निगरानी कर रहा हो, तूने जल्दी से कहा। कपिल ने अपना सिर हिलाया और कहा, जो भी हमारी निगरानी कर रहे थे वे सब मारे जा चुके हैं। मुझे नहीं पता कि कोई बचा भी है या नहीं। ओह, तुम कितने बेवकूफ़ हो। अगर मेरा भाई उन्हें ढूंढ पाता तो क्या वे अब भी जिंदा होते? गायत्री ने उसे घूरा। विद्युत नगर ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। हे मेरी भाभी सही कह रही हैं, क्या बकवास कर रहे हो तुम? गायत्री का चेहरा तुरंत लाल हो गया। कपिल ने अपनी बहन की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। ठीक है, बकवास बंद करो, चलो जल्दी करते हैं, विक्रांत ने बीच में ही टोकते हुए कहा। सभी लोग पहले एक इमारत में घुसे, फिर उन तीनों का रूप धारण करने के लिए 3 लाशों को पकड़ा। इस तरह विक्रांत और अन्य 2 लोग योजना के अनुसार यहां रह सकते थे और इस प्रकार निगरानी से बच सकते थे। जैसे ही सभी तैयार हुए, गायत्री ने अचानक विक्रांत को खींच लिया और कहा, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? बकवास, हम नहीं खेलेंगे, वहां बहुत खतरा है, तुम मुख्य समूह के साथ ज्यादा सुरक्षित रहोगे। हालांकि कपिल का लहजा सख्त था, पर साफ जाहिर था कि वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। गायत्री ने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया, विक्रांत की आस्तीन पकड़ ली और पूरी तरह से अन्याय महसूस करने लगी। अगर तुम जाना चाहती हो तो चलो, लेकिन तुम अकेले नहीं जा सकती। उसे इस तरह देखकर विक्रांत थोड़ा नर्म पड़ गया। वाह, चिंता मत करो, मैं अपनी रक्षा करूंगा, मैं कोई बेकार फूलदान नहीं हूं। ये कहने के बाद गायत्री ने कपिल की ओर देखा, जो चुनौती से भरा था। कपिल ने उसे घूरा, फिर आह भरी आह। चूंकि विक्रांत ने बोल दिया है तो तुम भी आ सकती हो। सभी के पास गायत्री का रूप धारण करने के लिए एक महिला ज़ोंबी को पकड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये सब हो जाने के बाद टीम में एक व्यक्ति जो कॉप्स डीमंस की मांद को जानता था, उसने सभी को वहां से जाने के लिए प्रेरित किया। छाया में कई लबादाधारी कॉप्स डीमंस गुप्त रूप से पीछा कर रहे थे। उन्हें ये पता नहीं चला कि टीम के कई महत्वपूर्ण सदस्यों की अदला बदली हो चुकी है। आधे घंटे बाद ही विक्रांत और अन्य 3 लोग चुपचाप दूसरे निकास द्वार से बाहर निकल गए। बाहर आने के बाद चारों ने कपिल का पीछा किया और तेजी से शहर में आगे बढ़ गए। आधे घंटे बाद चारों लोग वन के मुख्य शिविर में पहुंचे। यह एक बहुत बड़ा मनोरंजन पार्क था। आसपास का क्षेत्र बहुत खुला था, इसलिए वहां घुसपैठ करना आसान काम नहीं था। बिग ब्रदर विक्रांत, चलो बस हमला करते हैं। विद्युत नगर खुद को रोक नहीं सका, उसने अपनी मुट्ठियां रगड़ते हुए कहा। जल्दी मत करो, अगर तुम अभी हमला करोगे तो तुम्हें सभी कॉप्स डीमंस का सामना करना पड़ेगा।
हम संख्या में कम हैं, इसलिए हमें रणनीति अपनानी होगी। हम रणनीति का उपयोग कैसे करते हैं? गायत्री ने मासूमियत से अपनी बड़ी आंखें झपकाईं। विक्रांत ने कपिल को देखा और कहा, क्या आपके पास कोई अच्छा विचार है? कपिल ने व्यंग्यात्मक मुस्कान देते हुए कहा, दरअसल मेरे पास भी कोई अच्छा विचार नहीं है। मेरा विचार है कि रात तक इंतजार किया जाए और फिर चुपके से अंदर घुसा जाए। विक्रांत ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह काम नहीं करेगा। अभी तो केवल दोपहर ही हुई है। अगर हम रात तक इंतजार करेंगे तो उन्हें एहसास हो सकता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वे देखेंगे कि हम में से बहुत से लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? कपिल ने थोड़ा सा मुंह बनाया। विक्रांत के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। यह आसान है। मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा। भाई और बहन ने आश्चर्य व्यक्त किया। हमें अंदर ले चलो, क्या मतलब है तुम्हारा? कपिल हैरान सा लगा। तभी विक्रांत का चेहरा बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में वह कॉप्स डेमन के रूप में बदल गया। भाई बहन एक क्षण के लिए अवाक रह गए। अध्याय 310 तानाशाह। तुम दोनों हकला रहे थे, पूरा वाक्य बोलने में असमर्थ। बहुत हकलाने के बाद कपिल अंततः पूछने में कामयाब रहा, आप कॉप्स डेमन कैसे बन गए? हे बिग ब्रदर, विक्रांत के पास और भी कई चालें छिपी हैं, ये तो बस शुरुआत है। विद्युतनगर ने उनके स्तब्ध भाव देखे और ऐसा गर्वित हुआ मानो उसी ने उन्हें चौंका दिया हो। गायत्री जल्दी से दबे पांव विक्रांत के पास गया और धीरे से उसके चेहरे को छूने के लिए आगे बढ़ा। ये तो बिल्कुल कॉप्स डेमन जैसा है। गायत्री ने आश्चर्य व्यक्त किया। बहुत बढ़िया, इससे हमें अंदर जाने का रास्ता मिल जाएगा। कपिल भी बहुत उत्साहित था। फिर विक्रांत ने 3 रस्सियां निकाली और उन तीनों को बांध दिया। हालांकि उसने उन्हें कसकर नहीं बांधा था, रस्सियां थोड़े से बल से ही टूट जाती थीं, जिससे किसी भी दुर्घटना को रोका जा सके। ऐसा करने के बाद विक्रांत ने उन तीनों को बाहर धकेल दिया। जल्दी करो, तुम तीनों टालमटोल कर रहे हो। विक्रांत ने तीनों को प्रवेश द्वार तक ले गया। प्रवेश द्वार पर खड़े कॉप्स डीमंस ने विक्रांत को गौर से देखा। उनके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। रुको, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, बच्चे। कॉप्स डीमंस में से एक ने विक्रांत और अन्य का रास्ता रोक दिया। विक्रांत ने उन कॉप्स डीमंस में से एक में रूपांतरित हो गया था जिन्हें उन्होंने पहले मार डाला था। मूल रूप से उसने सोचा था कि वह अपना रास्ता बना सकता है, लेकिन वह दुर्भाग्यशाली था और एक नवागंतुक में बदल गया। जैसे ही वह नरसंहार शुरू करने वाला था, कॉप्स डेमन में से एक ने कहा, ओह, मुझे अब याद आया, वह परसों से नया भर्ती हुआ है। क्या तुम विश्वजीत के साथ नहीं थे, बच्चे? तुम यहाँ क्यों हो? ये देखकर विक्रांत की आंखों में एक जानलेवा चमक चमकी और तुरंत गायब हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, विश्वजीत ने कुछ लोगों को पकड़ा है और मुझे उन्हें खास तौर पर वापस लाने के लिए कहा है। तो बस यही है। फिर कॉप्स डीमंस ने तीनों बंधे हुए व्यक्तियों की ओर देखा और उन सभी के चेहरे पर लालच भरा भाव था। हाँ, लगता है आज रात हमें ताज़ा मांस मिलेगा। ओह, और यहाँ एक कोमल त्वचा वाला है, अगर हम इसका सूप बनाएं तो ये स्वादिष्ट होगा। ये सुनकर गायत्री कांप उठा। ये देखकर कि कॉप्स डीमंस उन पर हाथ डालने वाले थे, विक्रांत ने जल्दी से कहा, सज्जनों, विश्वजीत ने निर्देश दिया है कि वे अभी भी बहुत उपयोगी हैं। मुझे लगता है कि उन्हें जल्दी से बंद करना बेहतर है। ये सुनकर तीनों के चेहरे बदल गए। उन्होंने दरवाज़ा खोला और कहा, अंदर जाओ। ये देखकर विक्रांत ने बेशर्मी से तीनों को कॉप्स डेमन बेस में ले गया। एक खाली स्थान पाकर तीनों ने जल्दी से अपने शरीर पर बंधी रस्सियों को झटक दिया। उफ, ये तो घिनौना था। वह विकृत व्यक्ति वास्तव में मुझे छूना चाहता था। गायत्री ने आक्रोश से कहा, चिंता मत करो, वह कॉप्स डेमन बाद में तुम्हें मारना होगा। विक्रांत ने शांति से कहा। वास्तव में यदि वह कॉप्स डेमन आगे बढ़ने का साहस करता तो विक्रांत बिना किसी हिचकिचाहट के उसे काट देता। गायत्री वह स्त्री थी जिसे उसने चुना था, वह इन गंदे कॉप्स डीमंस को उसे छूने कैसे दे सकता था। ठीक है। गायत्री का चेहरा खुशी से चमक उठा। बिग ब्रदर विक्रांत, अब हम क्या करें? विद्युतनगर ने बाईं और दाईं ओर देखा। अब जब हम यहाँ हैं तो हम जो चाहें कर सकते हैं। विक्रांत ने एक दुष्ट आकर्षक मुस्कान दी। अंदर आने के लिए हमें इतनी सारी मुसीबतें झेलनी पड़ी। मेरा सुझाव है कि हमें सबसे पहले कॉप्स डेमन के नेता को मार देना चाहिए। जब तक वह मर चुका है तब तक बाकी कॉप्स डेमन को कोई चिंता नहीं होगी। कपिल ने एक निर्दयी चमक दिखाए। उसकी अभिव्यक्ति देखकर विक्रांत को पता चल गया कि उसके और कॉप्स डेमन नेता के बीच एक असहनीय झगड़ा होना चाहिए। अच्छा, यह मुझ पर बिल्कुल फिट बैठता है। विक्रांत ने कपिल को देखा और पूछा, आप इस कॉप्स डेमन के बारे में कितना जानते हैं? उनके नेता का नाम विश्वजीत है। उसके सिर पर एक गैंडे का सींग उग रहा है जो बहुत कठोर है। ऐसा डर है कि कोई भी चीज़ उसके सींग का सामना नहीं कर सकती। उसकी ताकत दिव्य शक्ति उपयोगकर्ता स्तर 3 है, लेकिन कॉप्स डीमन सामान्य लोगों की तुलना में एक स्तर अधिक मजबूत हैं, इसलिए उसकी असली ताकत सोल शेपिंग रेल्म स्तर 1 में एक मानव के बराबर है।
ये सुनकर विक्रांत को विश्वास हो गया, क्योंकि उसकी वर्तमान ताकत सोल शेपिंग रेल्म स्तर 2 के बराबर थी, इसलिए इस कॉर्प्स डेमन से निपटना कोई समस्या नहीं थी। क्या आप उसका स्थान पता कर सकते हैं? हाँ, जब से हम अंदर आए हैं मैंने पहले ही उसकी स्थिति पर ताला लगा दिया है। बहुत अच्छा, अब हमें वहां ले चलो। विक्रांत ने एक बार फिर उन तीनों को बांध दिया। आखिरकार यहाँ इधर उधर घूमने से उनकी पोल आसानी से खुल सकती थी, और ऐसा करने से काफ़ी हद तक परेशानी से बचा जा सकता था। रास्ते में कॉप्स डीमंस ने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिससे समूह को काफ़ी आराम मिला। जल्द ही वे एक स्विमिंग पूल के प्रवेश द्वार पर रुक गए। वह अंदर है, कपिल फुसफुसाया। विक्रांत ने प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे 2 कॉप्स डीमंस को देखा और तीनों से कहा, तुम तीनों पीछे हट जाओ। विद्युत नगर सबसे पहले भाग गया। कपिल और उसकी बहन एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर वे भी विद्युत नगर के साथ भाग गए। तीनों को सुरक्षित स्थिति में खड़ा देखकर विक्रांत ने सीधे हेलुसिनेटरी फैक्टर जारी किया। हेलुसिनेटरी फैक्टर के 2 प्रभाव होते हैं, एक तो ये लोगों को कोमा में डाल देता है और दूसरा ये कि यह लोगों को मतिभ्रम में डाल देता है। हालांकि वह यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि वे किस प्रकार के मतिभ्रम में पड़ेंगे, और इसमें बहुत अनिश्चितता थी, इसलिए वह आमतौर पर दुश्मनों को कोमा में डाल देता था। इस बार भी कोई अपवाद नहीं था। हेलुसिनेटरी फैक्टर से प्रभावित 2 कॉप्स डेमन तुरंत सो गए। विक्रांत की वर्तमान ताकत के साथ भले ही वह हेलुसिनेटरी फैक्टर जारी करना बंद कर दे, फिर भी वे 10 मिनट से अधिक समय तक सोएंगे। विक्रांत ने अपना हाथ हिलाया और वे तीनों दूर से ही पीछे भागे। इस क्षण भाई और बहन दोनों स्तब्ध रह गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि विक्रांत ने कुछ नहीं किया, फिर भी दोनों कॉप्स डेमन नीचे गिर गए थे। ऐसी क्षमता उन्हें आश्चर्यचकित क्यों नहीं कर सकती थी? विक्रांत ने कारण नहीं बताया। उसने कपिल से कहा, अब वे दोनों कॉप्स डेमन कुछ देर तक नहीं उठेंगे। तुम जाओ और विश्वजीत को फुसलाकर बाहर निकालो, मैं उसे चुपके से मार डालूंगा। ठीक है। कपिल तुरंत उत्साहित हो गया और स्विमिंग पूल की ओर चल दिया। स्विमिंग पूल में प्रवेश करने पर कपिल ने विश्वजीत को नग्न अवस्था में पूल में नहाते हुए देखा। पूरे स्विमिंग पूल का पानी बहुत बदबूदार था, लेकिन विश्वजीत खुशी से नहा रहा था, यहाँ तक कि एक गाना भी गुनगुना रहा था। कपिल ने ठंडी सांस ली और तानाशाह को कोसा, तुम कुत्ते बहुत ही शरीफ हो, है ना? तुम्हारे दादाजी यहाँ हैं और तुम उनका स्वागत भी नहीं करते। गाना अचानक बंद हो गया। विश्वजीत ने अपना मोटा शरीर घुमाया, उसकी आंखें प्रचंड रोशनी से भर गईं। जब उसने स्पष्ट रूप से देखा कि वह कौन है, तो वह दुष्टता से मुस्कुराया, कपिल, क्या तुम यहाँ मरने आए हो? तुम वास्तव में मेरे पास अकेले आए हो? मैं तुम्हें मारने आया हूँ। मैं अपने शहीद भाइयों का बदला लेना चाहता हूँ। कपिल की आंखें लाल हो गईं और वह भारी आवाज में चिल्लाया, हे, तुम्हारे सारे भाई यहाँ हैं, तुम आकर उनसे क्यों नहीं मिल लेते? ये कहते हुए विश्वजीत ने अपने पेट की ओर इशारा किया, जिसका मतलब भी साफ था, तुम मौत को दावत दे रहे हो। कपिल की आंखें हल्की सी झपक गईं। इतना कहकर वह विश्वजीत की ओर बढ़ा। अपने आप को ज्यादा आंक रहे हो। विश्वजीत भी पूल से बाहर कूद गया। कपिल ने अपना ब्लेड नीचे की ओर घुमाया, लेकिन विश्वजीत ने उसे रोका नहीं, बल्कि बैकहैंड पाम से वार किया। पफट! इससे पहले कि ब्लेड गिर पाता, विश्वजीत की हथेली कपिल के शरीर पर आ गिरी। कपिल तुरंत पीछे की ओर